Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I'm back with another important lecture. So आज का जो मॉक एग्जाम है ये IOBM का जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो IOBM के एंट्रेंस में इंक्लूडेड है और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन का नेम देते हैं उसके हवाले से है. बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट सी हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द सिलेबस. और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं अपनी वीडियोस में भी अपने लेक्चर्स में भी बार बार आपको ये बताता रहता हूँ कि जो IOBM का टेस्ट है उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें जो टाइम है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है. सो टोटल जो है वो 115 क्वेश्चंस जो है वो आपने करने होते हैं और 115 क्वेश्चन के लिए यू ओनली हैव 70 मिनट्स. सो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन है IOBM के एंट्रेंस टेस्ट का, इसके अंदर क्या सिलेबस है और 20 मिनट्स के अंदर जो आपने इसके 25 MCQ सॉल्व करने हैं उनका क्या डिफिकल्टी लेवल होगा और किस तरह से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे एक शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में, ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर. तो एक बात ये याद रखनी है कि टोटल टाइम जो है अगेन बता दूं कि 20 मिनट्स है और टोटल MCQs जो है वो 25 MCQs है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन के अंदर. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है IOBM के एंट्रेंस टेस्ट में. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. क्वेश्चंस का या पेपर पैटर्न जो होगा वो किस हवाले से होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेक्शन का, तो उसमें आपके पास शॉर्ट वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्विक अरिथमेटिक क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल सिचुएशंस होंगी और कैलकुलेशंस करनी होंगी. इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास यहाँ पे ज्यादातर इंक्लूडेड होते हैं. 5 ऑप्शंस होते हैं आपके पास A B C D एंड E. अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात करूं तो जो 25 क्वेश्चन है उसमें से यूजुअली जो है वो 5 to 6 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है परसेंटेजेस के क्वेश्चन होते हैं. समटाइम्स वो वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में भी परसेंटेजेस के क्वेश्चन हो सकते हैं, समटाइम डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले हो सकते हैं. प्रॉफिट लॉस के आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे. अगेन इसमें भी आपने जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली तो परसेंटेजेस का ही यूज करना होता है. रेशियोज एंड प्रपोर्शंस होंगे, इनकम वगैरह की कैलकुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है. ये वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चन होंगे. इसके अलावा जो है वो बेसिक अलजेब्रा होता है, यूजुअली एवरेजेस होते हैं, टाइम एंड वर्क की कैलकुलेशन होती हैं. 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के हो सकते हैं. और फिर उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो क्विक मैथमेटिक्स के होंगे, यानी मैथमेटिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे. एंड इसके साथ साथ मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी के भी हो सकते हैं, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि MBA के टेस्ट के अंदर जो है वो पेयर होंगे. तो ये बात आपने याद रखनी है कि फॉर ऑल BS प्रोग्राम्स एंड फॉर द MBA प्रोग्राम्स IOBM का जो इंटरेस्ट पैटर्न है दैट इज 100% सेम. इस सेक्शन के अंदर वो आपकी न्यूमेरिकल रीजनिंग को चेकआउट करेंगे, स्पीड कैलकुलेशन को करेंगे, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स को करेंगे, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा को करेंगे और एक्यूरेसी आप कितनी ज्यादा कर सकते हो क्वेश्चंस के हो, कितना एक्यूरेटली आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो. इसके अलावा इन 25 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चन जो होंगे उनका डिफिकल्टी लेवल ईजी होगा. बाकी जो रिमेनिंग 40% क्वेश्चन होंगे उसमें से उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट होगा. और कुछ क्वेश्चन जो होंगे जिनमें आप कहेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से ट्रिकी होंगे. तो एक बात आपने याद रखनी है कि टाइम का प्रेशर जो है ना वो आपको इसमें क्वेश्चन को चैलेंजिंग बना देगा. तो अब आप जब अटेम्प्ट करना है तो अगर आप एक क्वेश्चन को देखते हो, अगर आपको उसका आइडिया हो जाता है कि भी ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ और मैं इसको क्विकली सॉल्व कर सकता हूँ तो आप इसको सॉल्व करें. अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा तो मैं क्या करूँ कि मैं आगे बढ़ जाऊँ और पहले मैं इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ. तो टाइम स्ट्रेटेजी 20 मिनट की क्या है कि सबसे पहले ट्राई टू सॉल्व दोज इजियर क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद जो आप मॉडरेट क्वेश्चन के ऊपर जाएं और आखिर में रिव्यू करते हुए जो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगे या आपको लगा कि आपके सर के ऊपर से गुजर गए हैं, तो आप जो है वो उनको आखिर में फिर जो है वो अटेम्प्ट करें अगर आपके पास टाइम जो है वो इसमें बच जाता है इंशाल्लाह. तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेक्शन के हवाले से थी. अब जो मेरी लाइव क्लासेस मेरे स्टूडेंट्स की कंडक्ट होती रही हैं उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं और पास पेपर से क्वेश्चन करवाए हैं उनको मैंने बीच में एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है. अब हम लेक्चर के उस पोर्शन की तरफ चलते हैं और हम उन क्वेश्चन को देखते हैं. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल था क्वेश्चंस का और किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो पेपर में इंक्लूडेड थे. अच्छा जी, कह रहे इवेल्युएट द एक्सप्रेशन. सो दिस वन इज इजी. व्हाई? बिकॉज इसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सब में फिक्स्ड 2 है. तो अगर किसी में नंबर ऑफ डिजिट्स कम या ज्यादा भी हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि आपने डेसिमल पॉइंट्स को फिक्स पोजीशन के ऊपर रखना है. जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा कि 4826 जो है उसके साथ आगे 0.52 है. पहले मैं ऐड कर लेता हूँ. 2418.16 है. अगर मेरे पास 0.163 होता तो वो इसी तरह पड़ा रहता. अगर इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम भी होते 2 होता तो भी मैंने डेसिमल पॉइंट को एक ही पॉइंट के ऊपर जो है मैंने इंगेज रखना है. एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो एडिशन वाली चीजें हैं उनको मैं पहले ऐड कर लूंगा. 3 यहाँ पर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 14 1 कैरी चला जाएगा, 4 आ जाएगा और
12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 अगेन कैरी चला जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 2 4 4.683 हो गया। अब आप इसमें से माइनस करते रहना, लेकिन माइनस करते हुए भी आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना भी होता तो फिर मैंने यूं माइनस करना था, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आगे डिजिट्स हैं, तो मैं डिजिट वैसे 3 तो मैंने ऐड समझाने के लिए किया था, स्पेसिफिक क्वेश्चन में 3 नहीं है, इसलिए मैं 3 को रिमूव कर लेता हूँ, और 1935.69 है, तो इसको माइनस कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 8 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, ये इसको कैरी देगा 5 हो जाएगा, 18 ये आएगा 9, ये इसको कैरी देगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 6 क्या 9, मुझे तो आंसर पता चल गया, ये आंसर है, क्योंकि देखो ना और किसी के आखिर में 0.99 नहीं आ रहा, तो पेपर में सम टाइम बंदा इस तरह से भी कोई काम कर सकता है, लेकिन इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, कैरी देगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 6, ये इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 3 ये 5, और ये पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा, 5308.99 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। एंड कैसे मैंने बताया कि मैंने पहले ही आंसर को आइडेंटिफाई कर लिया है, मैंने आंसर को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, 0.99 से ही मुझे पता चल गया था। दिस क्वेश्चन इज इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब मैथमेटिक्स का रूल है, अंडर रूट ए बी हो और साथ में अंडर रूट सी बाई डी पड़ा हो, तो वी कैन राइट देम एज होल अंडर रूट ऑफ ए बाई बी इंटू सी बाई डी। सो दिस विल बिकम 64/4 इंटू 64/8 होल अंडर रूट। तो पहले तो हम कटिंग करके देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 64 इंटू 2 कर लेते हैं, अंडर रूट 128 पड़ा हुआ है, और उसने उसको यहीं तक रोका हुआ है। 50 नेचुरल नंबर्स, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। ये क्वेश्चन जो है वो 100 नेचुरल नंबर्स के साथ, 50 नेचुरल नंबर्स के साथ, 10 नेचुरल नंबर्स के साथ, 200 नेचुरल नंबर्स के साथ ऑन एंड ऑफ डिफरेंट टेस्ट के अंदर जो है ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि इसका शॉर्टकट क्या है कि आप एस ऑफ एन कर दो, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स ले लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ले लो आप, नीचे जो है वो आप 2 से डिवाइड कर लो, और साथ इसमें आप n+1 ले लें, तो सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स आ जाएगा आपके पास। बस आपने पेपर में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपसे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, होल नंबर्स की बात कर रहा है, या जिस भी टाइप ऑफ नंबर्स की बात कर रहा है, या फर्स्ट 50 इवन नंबर्स की भी बात कर रहा है, तो फिर आपने अपना जो है उसी के मुताबिक जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो देखनी है। अब नेचुरल नंबर्स क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके ये 50 तक चलते हैं, तो यहाँ पे तो ये बड़ा इजी है कि भाई फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर जो है ना उनमें जो एन बनता है वो 50 बनता है, क्योंकि 1 से जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो एन जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहाँ पे 50 ही बनेगी, राइट। अगर होल नंबर होगा तो फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, तो इसके सोल्यूशन में यहाँ पे आपके पास 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50+1 50+1 51 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के साथ हम कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2 50 जा 25, तो ये हो जाएगा 51/25, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा, क्रॉस कर लीजिएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा जो है ना ये 10 हो जाएगा, तो ये 5 ये 7 ये 2 और ये 1 आ जाएगा, 1275 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। अरिथमेटिक के इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स इन्वॉल्व है। मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, 0.002 कर लेंगे, 0.03 आ जाएगा, 0.002 इंटू 0.03 किया, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, क्रॉस करेंगे, 0 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। सो अब पेपर में क्विक कैसे आपने सोचना है कि भाई अब ये 4 टर्म्स है, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 4 4 टाइम 0 ही आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। अब ट्वाइस क्रॉस करेंगे, उसके बाद अगेन ये वाला 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो सब जो है वो क्या बन जाएंगे, सब जो है वो 0 ही बन जाएंगे। नाउ वी विल बी एडिंग देम अप, 6 0 0 0 0 0। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो यू विल बी पुटिंग अप द डेसिमल पॉइंट्स जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स बनते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना ये 5 बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना वो 5 बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो आंसर जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 0.0006।
तो इस चीज का आपने अर्थमेटिक में ख्याल रखना है कि जब भी कहीं पे अगर बीडी मैथ्स रूल अप्लाई कर रहे हो आप, या बॉड मैथ्स रूल अप्लाई कर रहे हो, या आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई सिंपल क्वेश्चन है और वहां पे अगर डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर किस तरीके से ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत दफा किए हैं, रिपीटेडली किए हैं एक्सरसाइजेस में, सो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ देम। ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें मेन स्टेप हुआ है। ठीक है, इसके अंदर से सिर्फ क्या प्रॉब्लम है कि साथ एक और वेरिएबल के इन्वॉल्व है, तो के को आप एज इट इज पड़ा रहने देंगे, यहाँ पे 3a आ जाएगा कॉमन, तो ये बनेगा 2a प्लस के, और इनमें से माइनस के कॉमन ले लूंगा मैं, तो ये भी आ जाएगा 2a प्लस के। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 30 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि 2a प्लस के और 3a माइनस के जो है ना वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कह रहा है कितने डायगोनल जो है ना वो एक स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किए जा सकते हैं, इंट्यूशन का क्वेश्चन। तो डायगोनल एक स्क्वायर के अंदर तो दो डायगोनल्स होते हैं, एक स्क्वायर के अंदर तो दो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी दो ही डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल ये हो जाएगा, दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा। प्रीवियस कहीं पे क्वेश्चन आया था कि सर्कल के अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, सर्कल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता, उसमें 0 डायगोनल्स होते हैं। स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर या क्वाड्रिलेटरल फिगर्स के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कह रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, और ए और बी जो है ना वो दोनों इक्वल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात जो है वो करेक्ट होगी या ट्रू होगी। ठीक है, इनमें से कौन सी बात करेक्ट होगी या ट्रू होगी। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ये दोनों टर्म्स कब इक्वल हो सकती है, पहले तो अगर आप थोड़ा सा इसको सोचें, तो इस टर्म को अगर मैं ओपन भी कर देता हूं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो राइट साइड पे गिवन है हमने उसको उसके इक्वेट करना है। चाहे मैं स्क्वायर को ना भी ओपन करूं, वैसे तो मैंने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको ओपन किया होल स्क्वायर के फॉर्मूला को, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला तो माइनस 2ab आ रहा है। अब आपके पास तीन चॉइसेस हैं जिनके ऊपर आपने वर्क करना है। पहली चॉइस है कि अगर आप ए को 0 ले लेते हैं, आप इसमें या इसमें प्लग इन करके देखें ए इक्वल टू 0, चेक आउट करें कि क्या आपकी लेफ्ट राइट साइड इक्वेट हो रही है, क्या बराबर हो रही है। तो जब मैं इसमें ए इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो ए 0 पुट करने से ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ए पड़ा हुआ है। 0 का स्क्वायर इज 0, एंड 0 मल्टीप्लाइड विद समथिंग इज आल्सो 0, सो दिस विल आल्सो वैनिश एंड दिस टर्म विल आल्सो वैनिश। बी स्क्वायर की वैल्यू अपनी जगह पे रह जाएगी। क्या राइट साइड पे भी यही हो रहा है, राइट साइड पे जब मैं ए की जगह पे 0 प्लग इन करूंगा तो 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर रह जाएगा। सो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। हाँ, बी स्क्वायर के इक्वल होगा, माइनस के इक्वल नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि भाई एक जगह 2 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, एक तरफ माइनस 2 का स्क्वायर पड़ा हुआ है। हाँ, ये माइनस का साइन होल स्क्वायर के अंदर होता तो फिर तो पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन दिस नेगेटिव साइन इज आउटसाइड दिस ब्रैकेट, दिस इज आउटसाइड दिस ब्रैकेट, सो दिस विल नॉट बी इक्वल। सो ये जो है ना कंडीशन ये तो नहीं फॉलो हो रही कि भाई ए इक्वल टू 0 होने पे आपके पास ये इक्वेट नहीं कर रहा। आप चाहे तो ऊपर वाले में भी प्लग इन कर सकते थे, ए को 0 जब आप प्लग इन यहाँ पे करते तो माइनस बी का स्क्वायर आ जाना था, और यहाँ पे तो माइनस बी का स्क्वायर, अब नेगेटिव बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर भी बात यही आ रही थी। सेकंड जो ऑप्शन है मेरे पास, उसमें यह है कि मैं बी को 0 प्लग इन करके देखता हूँ इसी के अंदर। अब इसी के अंदर जब मैं बी को 0 प्लग इन करके देखूंगा, तो देखते हैं कि क्या होता है मेरे पास। तो जब मैंने बी को 0 इसमें प्लग इन किया, उस कंडीशन को देखते हैं। सो नाउ आई एम चेकिंग आउट दिस कंडीशन, और इसको ब्लू में चेकआउट कर लेते हैं। बी इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर अपनी जगह पे रिटेन रहेगा, बी अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 के खत्म हो जाएगा, 2ab ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी बी जो है वो 0 होने के ऊपर खत्म हो गया, तो इसमें ये टर्म भी खत्म हो गई है, ये टर्म भी 0 होके खत्म हो गई है। ए स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी बचा, राइट साइड पे भी ए स्क्वायर बना, तो इट मीन्स के बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर इक्वल। तो बी इक्वल टू 0 ऐसी कंडीशन है कि जिसके ऊपर ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के जो राइट साइड पे पड़ी हुई इक्वेट हो जाती है। तो 2 ओनली मेरे पास आंसर बन रहा है। आप चाहें तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं बनेगा, मैं उसको चेकआउट करवा देता हूँ। और करना भी पेपर में यही है कि आपने थर्ड कंडीशन को भी चेक करना है, लेकिन मैंने क्यों नहीं चेक किया मैं आपको बताता हूँ कि पेपर के अंदर थोड़ा सा आपने फोकस करना होता है ऑन द चॉइसेस ऑल्सो। उसने लिखा हुआ था कि सिर्फ वन जो है वो करेक्ट है, मैंने सिर्फ वन को नहीं लिया, मैंने वन को जब चेक किया तो वो तो इनकरेक्ट आ रहा है, तो वो तो आंसर नहीं बन रहा।
फिर उसने ऑप्शन दिया था कि 1 और 2 दोनों करेक्ट है। 1 को तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका था, वो तो करेक्ट है नहीं, तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं बन सकता था। फिर मैंने 2 को चेकआउट किया तो 2 ओनली तो बन रहा है, थर्ड के ऊपर मैं गया ही क्यों नहीं, क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। या तो एक ऑप्शन होती ना कि जी 3 ओनली करेक्ट है, अगर तो 3 ओनली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होती कि जी 3 ओनली जो है वो करेक्ट है, तो भी मैं 3 को चेक करता। लेकिन उसने क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों को करेक्ट होने का कहा, तो फर्स्ट जब इनकरेक्ट है तो इसका मतलब है कभी भी थर्ड भी इनकरेक्ट इनकरेक्ट ही होगी, कभी भी करेक्ट नहीं बनेगी। चेकआउट करके भी दिखा देता हूँ आपको कि थर्ड ऑप्शन में मेरे पास क्या था कि ए और बी, ए इक्वल टू माइनस बी है। प्लग इन करके देख लेते हैं, मैं इसी मेन फॉर्मूला में ही, मेन इक्वेशन में ही प्लग इन कर रहा हूँ, जो मैंने नीचे ओपन किया हुआ था, आप चाहो तो उसमें भी प्लग इन कर सकते हो। तो ए की जगह पे माइनस बी प्लग इन करेंगे, तो ए की जगह पे जब माइनस बी आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी, ये भी हो जाएगा माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस बी का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब माइनस बी हो जाएगा -2b, इनका होल स्केयर हो गया इधर राइट साइड पे। इधर मैं करूंगा तो माइनस बी का स्केयर प्लस बी स्केयर होता है, साथ में ये माइनस बी स्केयर है। तो भाई ये दोनों तो कैंसिल होके जीरो हो गए, और राइट साइड पे तो +4b स्केयर बन गया। तो ये कैसे इक्वल है, लेफ्ट साइड पे वही बी स्केयर आ रहा है। अब हमने कोई बी की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, हमने तो ये चेकआउट करना था कि ये इक्वेशन जो गिवन है ये किसके लिए सेटल्ड है। तो मैंने क्लेवरली चॉइसेस को देखते हुए थर्ड को चेक करने का ना करने का फैसला क्यों कर लिया था, क्योंकि उसके साथ उसने 1 को कंबाइन किया हुआ था। 1 तो कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही, वो तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। तो इस तरह से पेपर में आप जो है वो सम टाइम थोड़ी सी क्लेवर थिंकिंग से अपना जो है वो चॉइसेस के ऊपर एक नजर रखते हुए भी जो है ना सोल्यूशन कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो जरा होते भी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि देखिए इन तीनों कंडीशंस को आपने इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर प्लग इन करके चेकआउट करना है, और फिर देखना है कि नीचे से कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है। अगला बड़ा आसान है, 2/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 30, यानी 2/5 ऑफ x इक्वल टू 30 है। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ, इसलिए मैंने इसकी डिटेल में जा रहा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आ गया, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। सो 3 4 जा 12, 12 और 1 कर लेंगे 13 हो जाएगा, 13/3। मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करने का क्या तरीका कार होता है भाई, ए बाई बी सी लिखा हुआ हो तो दिस विल बी ओपन एज, नीचे तो सी ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा ए इंटू सी प्लस बी, ए इंटू सी प्लस बी। तो ये हो जाएगा 13/3 प्लस 6 3 जा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, 19/6 आ जाएगा, -9 9 जा 81, 81 में 1 ऐड करेंगे 82/9 आ जाएगा। अब इन तीन नंबर्स का जिनका हमने एलसीएम लेना है, वो तीनों जो है स्मॉलेस्ट नंबर के स्मॉलेस्ट टेबल के अंदर आते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर आते हैं, और एलसीएम जो है वो 9 आना चाहिए। चेकआउट भी करके आप देख लो 3 6 और 9, तो ये शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। तो 3 1 जा 3, नहीं इसमें बल्कि 9 नहीं आएगा, क्योंकि ये बीच में 6 इन्वॉल्व है ना, ये 2 का मल्टीपल इन्वॉल्व है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 18 जो है वो मेरे पास एलसीएम आ गया। सो 18 इज माई एलसीएम। 13 के साथ कर लेंगे, ऑटो शेप्स को एक सेकंड में बंद करूं। 13 के साथ करेंगे तो 3 6 18 है, 13 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 19 अपनी जगह पे, 6 3 18 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, -82 अपनी जगह पे, और 9 2 18 है तो 2 आ जाएगा। आगे फिर आप इनको सॉल्व जो है ना वो कर लीजिएगा। 13 इंटू 6 कर लेना, और उसमें 19 इंटू 3 की वैल्यू को ऐड कर लेना। 82 इंटू 2 आप करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 164 आ जाएगा, उसको उसमें से माइनस कर लेना, यू विल गेट द आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 13 इंटू 6 कर लेते हैं पहले, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 78 आ जाएगा। और फिर 19 इंटू 3 कर लेंगे, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 78 और 57 को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 1 जो है वो कैरी चला जाएगा, 6 और 7 13, 135 आ रहा है ये, और 135 में से माइनस करना है मैंने 164, ठीक है ना जी। 164 जो है वो मैंने माइनस किया, डिवाइडेड बाई 18 किया, आई विल गेट द आंसर। 135 में से 164 को माइनस करेंगे तो, बल्कि ऐसे कर लो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये इसको कैरी दे देगा 5, और ये 14, 14 में से 5 चला गया 9, और ये पीछे रह गया 2, लेकिन चूंकि ये बड़ा नंबर इसमें से माइनस हो रहा था तो -29 आएगा, तो ऊपर आएगा -29, नीचे आएगा 18। चाहे तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 18 1 जा 18 होता है, 18 2 जा 36 होता है। तो 18, लेकिन जो है ना ये किसके साथ रहेगा, बल्कि ये, हाँ ये नेगेटिव साइन तो यहीं पे रहेगा। 18 1 जा 18, 18 में क्या ऐड करें, ये नेगेटिव साइन यहीं पे पड़ा हुआ है, 18 में हम क्या ऐड करेंगे 29 बन जाए, सो 18 में 11 ऐड होगा तो 29 बन जाएगा। तो ये
111/18 अगर आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये यूं भी लिख लिया जा सकता है। तो एग्जामिनर समटाइम्स रिसीव करने के लिए आपको चॉइस यूं भी छोड़ सकता है, चॉइस आपको यूं भी छोड़ सकता है। सिर्फ एक ये बात याद रखिएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन अर्थमेटिक में टपकता है, पेपर में आता है अचानक से, तो इसमें जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें मिस्टेक नहीं करनी जल्दी में। इसमें साइकोलॉजिकली असर डालते हैं मिक्स फ्रैक्शंस, बाकी कोई मुश्किल नहीं होते हैं। ये मेथड आपके सामने वही होता है और एलसीएम लेना होता है इसका। अच्छा जी, 0.09% इक्वल्स टू, ये जब पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था कि 0.09% किसके इक्वल है, तो आगे उसने इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ था, फ्रैक्शन पूछा हुआ था। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, 0.09% है, परसेंटेज का साइन जब खत्म होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरोज है ना, तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो जो 2 जीरोस फर्दर इधर ऐड हो जाएंगे, ये फर्दर राइट साइड पर 2 जीरोस पुश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0.00 और 09 अपनी जगह पे। ये 2 जीरोस क्यों आए, 100 से डिवाइड करने की वजह से। अब आंसर यूं भी वो दे सकता है, और अगर चाहें तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी आंसर लिख सकता है। साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर स्टूडेंट्स कैसे लिखा जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो पॉइंट को हम 9 को हम मूव करेंगे 4 पॉइंट्स राइट साइड पे, तो 9 इंटू 10 की पावर, ये नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि जब राइट से लेफ्ट पॉइंट जाता है तो 10 की पावर नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। और जब लेफ्ट से राइट जाता है तो जो 10 की पावर होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। तो दिस हैज पुश्ड 4 डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड, सो राइट से लेफ्ट गया है तो नेगेटिव हो जाएगी पावर, 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्विंग इन्वॉल्व नहीं होगी, वहां पे चॉइस ढूंढने में मसला होगा, ये मैं फिर बता रहा हूँ। अगेन यहाँ पर भी वही है कि जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, जिस भी फॉर्म में आप लिखते हो। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये बनती है कि ये इधर चला जाएगा 1, 1 इधर चला जाएगा। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि पॉइंट से पहले एक कांस्टेंट डिजिट होना, एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है वो 1 बनता है, 1.27 हो जाएगा। और जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो यानी लेफ्ट से पॉइंट कहाँ मूव कर गया, पॉइंट क्या हुआ है यहाँ पे लेफ्ट पे पड़ा था, लेफ्ट से पॉइंट राइट पे मूव कर गया। ठीक है, लेफ्ट से पॉइंट राइट मूव कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ऊपर मैंने आपको बताया है। तो 1 2 3 डिजिट्स मूव हुआ ये गलत नहीं लिख गया मैं। पॉइंट को हमने क्या किया है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ना, 0.001, हाँ ये माइनस में आएगा, -3 आएगा। इसको देख लेना अगर मैंने ऊपर उल्टा बोला है तो। ये तो आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यूज जो है ना वो आप लोगों ने इसमें निकाल लेनी है। हाँ, अब ये प्रॉब्लम आ गई कि 301th टर्म कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझ लो, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो आप सब लोग। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स जो टर्म्स है ना वो ऐड होके जनरेट हो रही है। ये 13 क्वेश्चन नंबर लिखा भाई, ये 13 को पहली टर्म नहीं है, यहाँ पे जो टर्म्स है वो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। और हमने जाना है 301th टर्म के साथ। 301th टर्म की तरफ हमने जाना है। तो पहली टर्म 2 है, अगली टर्म 4 है, उससे अगली टर्म 6 है, उससे अगली टर्म 8 है। इसका मतलब है इसमें 2 का एडिशन हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है। तो ऐड होके जिसमें टर्म जनरेट होती है उस सीरीज को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। ऐसी सीरीज को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। अब हमने इसमें बतानी है कि इसमें 301th टर्म कौन सी होगी, यानी 301 नंबर टर्म जो है वो कौन सी होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है अरिथमेटिक सीरीज का, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें n क्या है, n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, n इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। A1 क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है, A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। डी इसमें क्या है, डी इसमें कॉमन डिफरेंस है। डी इसमें कॉमन डिफरेंस है, यानी हर टर्म से अगली टर्म पे जाने के लिए, यानी प्रीवियस टर्म से अगली टर्म पे जाने के लिए कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 फिक्स्ड है। अच्छा, ये फिक्स नंबर ऐड होगा तभी जाके वो अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज बनेगी। पेपर में आपने इस तरह से इसको कवर अप करना है। एंड स्पेशली जो हमारे आईओबीएम का टेस्ट होता है, वो उन बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, तो तुम्हारा तो बेटा जो आईक्यू का पोर्शन होगा उसके अंदर तो सारे क्वेश्चंस ही सीरीज के ऊपर होंगे। मतलब वो जो है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आया, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वहां पर भी आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब सीरीज में आपने नेक्स्ट टर्म निकालनी होती है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वहां पर भी अरिथमेटिक है, तो फिर आपने उसको इस तरह से भी चाहो तो कर सकते हो। खैर वो तो वहां पे इंट्यूटिवली सॉल्व हो जाते हैं, विदाउट एनी फॉर्मूला सॉल्व हो जाते हैं। हम करते रहे हैं, इस वीक में भी जरा हम रिगरसली उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आईक्यू का सेक्शन एट द एंड ऑफ द डे हमें तो टोटल मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बहरहाल ये नंबर ऑफ टर्म बता रही होती है। ए एन वो nth टर्म है, ए एन क्या है, वो nth टर्म है। ए एन जो है वो nth टर्म है यहाँ पे, ए एन जो है वो यहाँ पर nth टर्म है। ठीक है, तो मैंने क्या निकालना है, मैंने A301 निकालनी है। तो एन मेरा क्या है, 301 है। A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज वाज 2। तो A1 मैंने बताया ना कि फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म जो थी मेरी सीरीज की वो तो 2 थी, प्लस n-1, n-1 करेंगे तो 300 हो जाएगा। ये d आ जाएगा, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये 2 है। तो 2 + 600, 2 + 600 कर लेंगे तो इसकी जो 301 टर्म बनती है वो 602 बनती है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को अगर याद रख लें कि ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1/d, तो वो आ जाती है 602 आ जाती है। और ये जो फॉर्मूला है ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि भाई हाउ मेनी डेज आर देयर इन डब्ल्यू वीक्स, हाउ मेनी डेज आर देयर इन डब्ल्यू वीक्स एंड डब्ल्यू डेज। अगर हमारे पास डब्ल्यू वीक्स हैं और साथ डब्ल्यू डेज हैं, तो ये टोटल कितने डेज बनते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर, तो ये टोटल कितने डेज बनते हैं। तो याद रखिएगा कि एक वीक के अंदर जो डेज होते हैं वो 7 डेज होते हैं। 1 वीक के अंदर जो डेज होते हैं वो 7 डेज होते हैं। ठीक है, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अब डब्ल्यू वीक्स हैं, तो अगर डब्ल्यू वीक्स हैं तो एक वीक के अंदर जब 7 डेज हैं, एक वीक के अंदर जब 7 डेज हैं और डब्ल्यू वीक्स हैं, तो 7 × W कर लेंगे, तो 7 W डेज बन गए इन डब्ल्यू वीक्स के अंदर। और साथ में डब्ल्यू डेज हैं तो वो में ऐड कर देंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज बनते हैं वो 8 W डेज बनते हैं, 8 W डेज बनते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ डेज जो बनते हैं वो 8 W डेज बनते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और द राइट चॉइस हेयर। बिल्कुल ऐसे है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ये बता दें कि 3 वीक्स एंड 4 डेज में टोटल डेज कितने बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 3 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो 3 वीक्स के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 × 7, और ये वाले 4 ऐड कर देंगे। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। एग्जामिनर, क्योंकि पास पेपर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट किया, एग्जामिनर ने कंफ्यूजन यहाँ पे आपके लिए क्रिएट किया है कि उसने कहा जी डब्ल्यू वीक्स हैं, डेज भी डब्ल्यूज हैं, बता दो कि टोटल डेज जो है ना वो कितने बनेंगे। तो अगर डब्ल्यू वीक्स हैं तो एक वीक के अंदर 7 डेज हैं, तो डब्ल्यू वीक्स के अंदर डेज कितने हो जाएंगे, 7 W। साथ में आप क्या करेंगे, डब्ल्यू डेज को ऐड कर लेंगे, तो 7 W + W आप ऐड करेंगे तो 8 W डेज जो है वो ये बन जाएंगे। तो 8 W डेज जो है ना वो इन टोटल जो है वो यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 hours, बी एंड सी कैन डू इट इन 4 hours, कैन डू इट इन 2 and 4 hours, ए बी एंड सी इन 2 2/3 hours। तो ये एक बात याद रखनी है हमने कि क्वेश्चन ऐसा है, कह रहा है कि ए जो है ना वो एक काम को करता है 6 hours में, बी जो है उस काम को करता है 2 hours में, सी जो है वो उस काम को करता है 4 hours में। आपने, और जब तीनों मिलकर काम करते हैं, जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो 2 2/3 hours में तीनों मिलकर काम कर लेते हैं। तो आपने ये बताना है कि कितने आवर्स में ए और बी सिर्फ काम करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, ए को जो टाइम लग रहा है, ए का जो टाइम है वो 6 hours है, तो इट मीन्स कि ए का रेट कितना है। ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है कि जो गिवन टाइम है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। तो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क 1/6 है। बी जो है वो कितने टाइम में काम कर रहा है, वो 2 hours में काम कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सी जो है वो 4 hours में काम कर रहा है, उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो 1/4 आ जाएगा। तीनों मिलकर जो काम करते हैं, तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो वो कह रहा है कि 2 2/3 hours लगते हैं। यानी जब तीनों मिलकर काम करते हैं, जब तीनों मिलकर काम करें, ए + B + C तीनों का जो मिलाकर टाइम है
तीनों का जो मिलाकर टाइम है, यानी टाइम ऑफ ए प्लस टाइम ऑफ बी प्लस टाइम ऑफ सी, तीनों मिलाकर जब काम करते हैं, मिलकर जब काम करते हैं, तो 2/2 आवर्स लगते हैं। तो 2/2 मिक्स फ्रैक्शन में है, उसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो 3 2 6, 6 में मैं 3 ऐड करूंगा तो 9 हो जाएगा। 9/3 है, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। तो 2/2 2/2 तो 2/2 आवर्स है। तो 2/2 आवर्स, 3 2 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8/3 हो जाएगा। तो 8/3 आवर्स है। तो ये जब तीनों को मिलकर जो टाइम लगता है वो 8/3 आवर्स है। हमें ये कह रहा है कि सिर्फ अकेला ए और बी जब मिलकर काम करें तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो तीनों का कंबाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। तो जो तीनों का कंबाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा वो कितना आएगा, वो 3/8 आ जाएगा, रेसिप्रोकल लेके आएगा। तो 1/8 का जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो जो 3 सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 3/8 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि सिर्फ ए और बी अगर मिलकर काम कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। सिर्फ ए और बी मिलकर अगर काम कर रहे हो तो कितने टाइम के अंदर ये काम कर सकेंगे। तो रेट ऑफ ए प्लस बी प्लस रेट ऑफ बी प्लस रेट ऑफ सी, तीनों का तो जो कंबाइन रेट है वो तो 3/8 है, वो मैं क्वेश्चन में गिवन है। और सी का जो रेट है, सी जो है वो उस काम को 1/4 आवर्स में करता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। तो रेट ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा मेरे पास। तो सी कितने में काम कर रहा है, 1/4 में कर रहा है, इज इक्वल टू 3/8। रीअरेंज कर लेंगे, रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी, रीअरेंज करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 3/8 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है। 8 एलसीएम आ गया, 3 1 3 माइनस 4 2 8, तो 2 करेंगे तो 1/8। तो रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी जो मिलाकर है वो 1/8 आवर्स है। तो ये तो रेट है। दोबारा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टाइम ऑफ ए प्लस टाइम ऑफ बी आ जाएगा। तो ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो 8 घंटे में उस काम को वो सर अंजाम देंगे। तो 8 आवर्स होगा। इसको इसको ठीक कर लें, मिस्टेक है यहाँ पे, 8 आवर्स जो है वो टाइम बनता है। एक दफा इसको लाजमी दोबारा रीचेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी वो डायरी ओपन की हुई थी जो पिछले सेशन के अंदर, ये जो भी स्प्रिंग का सेशन हुआ है उसमें जो स्टूडेंट पेपर में पेयर हुए थे उन्होंने जो क्वेश्चन भेजे हैं वो थे। तो ये ना हो कि कहीं इसमें वैल्यू की गड़बड़ मैंने कर दी उसे लिखते हुए, क्योंकि बच्चे मैसेज करते हैं, फिर मैं उस मैसेज में से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के तो डायरी में लिख लेता होता हूँ कि अगले सेशन में काम आए। लेकिन मेथड आपके पास बड़ा क्लियर है, सिर्फ एग्जामिनर ने घुमाया आपको। और मेरा ख्याल है कि स्पेसिफिकली आईओबीएम के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसने ज्यादा लंबा घुमाया, क्योंकि आपने कम टाइम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ये स्ट्रैटेजी जो मैंने कल इंग्लिश में भी बड़ी डिटेल में बताई थी कि इफ वन क्वेश्चन इज टेकिंग टू लॉन्ग, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दो जिनके ऊपर टाइम कम लग रहा है। तो बहरहाल स्ट्रैटेजी आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपके पास टाइम गिवन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है, आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। मैंने यही किया, तीनों का रेसिप्रोकल ले लिया, तीनों के रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गए। तीनों का जो कंबाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो उनके टाइम का रेसिप्रोकल लेके आ गया। तीनों का कंबाइंड टाइम उसने दिया था 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स बनता था 8/3 आवर्स, जो लेफ्ट साइड पे ये मैंने लिखा हुआ ब्लैक में। तो ये बनता था मेरे पास 8/3 आवर्स। ठीक है, 8/3 आवर्स का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो वो 3/8 आवर्स बन गया तीनों का कंबाइंड रेट। अब सी के रेट को यहाँ पे प्लग इन किया। सिर्फ सी को क्यों प्लग इन किया, भाई एग्जामिनर की डिमांड ये थी कि ए और बी अगर सिर्फ काम करें, सी उनके साथ काम ना करे, ए और बी लेकिन मिलके काम कर रहे हो तो बता दो कि कितना टाइम लगेगा उनको। तो मैंने इसलिए सी का भी रेट प्लग इन कर दिया, राइट साइड पे ले गया, एलसीएम लिया मैंने, 1/8 आ गया और दोबारा रेसिप्रोकल लिया तो 8 आवर्स आ गए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर आईओबीएम के एग्जाम में एंगल का क्वेश्चन आता है तो बड़ा बेसिक सा एंगल का क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको पेरीमीटर सिखाए हुए हैं, सर्कमफेरेंसेस की कैलकुलेशन करना है वो आता है, एंगल की कैलकुलेशन आती है। अब ये क्वेश्चन है, ऑल्दो इस क्वेश्चन को मैंने किसी बुक से जो है वो लिया है, लेने की इस क्वेश्चन को रीजन ये है कि भाई स्टूडेंट्स के पास इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन पास पेपर के अंदर था। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर स्पेसिफिकली जिनको हम डील कर रहे हैं वो पास पेपर के क्वेश्चन। अब जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हुई थी वो इसमें इसलिए हुई थी कि भाई हमें ये एंगल निकालने का कहा गया है। नो डाउट जो पास पेपर का क्वेश्चन था उसकी वैल्यूज डिफरेंट थी, लेकिन क्वेश्चन की 100% सिचुएशन जो थी वो ये थी कि जो कि यहाँ पर गिवन है कि ये जो बाहर का एंगल है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एंगल हमें जो है ना निकालने का कहा गया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो ये एंगल निकालने का जो है ना हमें एग्जामिनर ने कहा हुआ है। ठीक है जी,
सो ये एंगल निकालना था हमने, ये जो बाहर का एंगल है, ये बाहर वाला एंगल जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखें तो एक रूल है जो कि मैंने एंगल्स के की जहाँ पे कंपाइलेशन कंप्लीट करवाई है, आपको बताया हुआ है कि इक्वल साइड्स होंगी तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। और वैसे भी अगर आप इसको देखो तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। अब ये साइड 50 गिवन है, ये साइड भी 50 गिवन है, तो इसका मतलब है कि अगर ये साइड 50 है तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल को भी x का नाम दे दिया, इस एंगल को भी मैंने x का नाम दे दिया। ठीक है। अब अगर इन साइड एंगल्स की बात करता हूं जिनको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं, एक एंगल इन साइड ये बनता है, दूसरा ये बनता है, थर्ड ये बनता है। एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं, ऐसा ही है, और उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 कर लेंगे। दोबारा बता दूं, क्योंकि ये साइड 50 है तो इसके सामने भी सेम एंगल बनेगा, क्योंकि ये साइड भी 50 है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है। सो व्हेन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, मैंने दोनों को एक्स अपोज कर लिया। सो सॉल्विंग दैम आप 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 डिग्रीज, और x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्रीज। तो ये जो अंदर का एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल इन साइड जो एंगल बना है वो 70 डिग्रीज बना है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, इसमें से इतना सा पोर्शन 70 डिग्री है, तो ये जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो कैसे आएगा, वो 180 में से ये 70 माइनस करके आएगा। तो 180 में से ये 70 माइनस करूंगा मैं, तो 110 डिग्रीज आ जाएगा मेरे पास। सो ये थोड़ा सा रिसेंट टाइम्स में इनके पास पेपर्स के अंदर अगर आप चीज नोटिस करें तो दे हैव ट्राई टू कम अप विद द क्वेश्चंस विच विल क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड। आइडिया आपके पास उसका होगा, बट क्योंकि टाइम मैनेज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो ये थोड़ा सा भी चीज आपने देखनी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है, अब एक बात याद रखिएगा कि जो अंडर ग्रेड का टेस्ट है आपका, या जो आपका एमबीए का टेस्ट है, वो सिमिलर पैटर्न के ऊपर है। लेकिन समटाइम्स एमबीए के टेस्ट में ये लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली एमबीए के टेस्ट की मैं बात करूंगा, कि वैसे तो अंडर ग्रेड में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि बीएस और एमबीए का इनका सेम टेस्ट होता है आईओबीएम का, तो इसमें समटाइम्स प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स आ जाती हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2-3 मिनट्स के अंदर एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ प्रोबेबिलिटी का, ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले प्रोबेबिलिटी कवर नहीं की हुई उनको इस चीज की कंफ्यूजन ना हो कि भाई प्रोबेबिलिटी तो मुझे आती नहीं है, मैं कैसे करूंगा। सो प्रोबेबिलिटी इज समथिंग वेरी बेसिक। प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक काउंटिंग मेथड है, या अनदर वर्ड परसेंटेज की तरह का मेथड है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं जब परसेंटेज, मैं आपको बड़ा एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ कि परसेंटेज हम कैसे निकालते थे। परसेंटेज हम जब हम बच्चे थे, जब हम सारे छोटे थे, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते थे अपने टेस्ट की, हम कहते थे कि जो टोटल मार्क्स नीचे आएंगे, मेरे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो ऊपर आएंगे, इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। अगर आप इस 100 को यहाँ से हटा दें और बाकी चीज को वैसे लिख रहने दें, तो ये परसेंटेज के बजाय प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, और जो आउटकम्स मेरे अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है। सो आउटकम्स अंडर कंसिडरेशन, आउटकम्स इसको कहते हैं, रिजल्ट्स को कहते हैं, आउटकम्स अंडर कंसिडरेशन, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात करें उसके आउटकम्स कितने हैं, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो मेरे पास आउटपुट पे पहले हेड आया, दोबारा मैंने किया तो टेल आया। अब अगर कोई मेरे से पूछेगा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 2 बनते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 2 है, वो नीचे आ गया। टेल कितनी बारी आया, एक बारी आया, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है टेल की। इन अदर वर्ड्स, अगर देखा जाए तो 50% बनती है प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने बताया आपको शॉर्टकट क्या है, कि है ये परसेंटेज है। अगर आप ये जो साइड में 100 का मल्टीप्लीकेशन होता है, इफ यू रिमूव इट अप, तो पीछे प्रोबेबिलिटी रह जाती है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो भी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर था, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम नॉट of the team not winning a match, what is the probability of a team of the team not winning the match, of the team not winning a match। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सैंपल स्पेस है वो लिखना है, यानी सैंपल स्पेस वो होता है जिसमें ऑल आउटकम्स लिखे जाते हैं, जिसमें टोटल आउटकम्स लिखे जाते हैं।
इसमें टोटल आउटकम लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था कि कॉइन को आपने टॉस किया, एक्सपेरिमेंट ये था, तो उसके टोटल आउटकम्स दो बनते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या फिर क्या आएगा, या टेल आएगा। तो सोल्यूशन सेट आप कैसे निकालते हैं? ऑल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स को पहले आपने निकालना है। तो एक मैच के क्या आउटकम्स हो सकते हैं? एक मैच के तीन आउटकम्स हो सकते हैं। आइदर और टीम विंस द मैच, और इट लूजेस द मैच, और द मैच एंड्स इन अ ड्रॉ। तो या तो मैच विन होगा या लूज होगा, या फिर आप क्या करेंगे, इट विल एंड इन अ ड्रॉ, राइट। अब प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है नॉट विनिंग अ मैच की। नॉट विनिंग अ मैच में दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो हम मैच हार गए या मैच ड्रॉ हो गया, तो दोनों में ही नॉट विनिंग द मैच है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ मैच क्या होगी? टोटल आउटकम्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है, टोटल आउटकम्स नीचे आ जाएंगे, और टोटल आउटकम्स नीचे आ जाएंगे, ठीक हो गया। और जो ये बात है, टोटल आउटकम नीचे आ जाएंगे, और जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स ऊपर आ जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द आउटकम ऊपर आ जाएंगे। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, या जो हमारा क्वेश्चन है अंडर कंसिडरेशन वो क्या है कि भी नॉट विन्स अ मैच। तो नॉट विन अ मैच की दो दो आउटकम्स बनते हैं, ठीक है, नॉट विनिंग अ मैच के दो आउटकम्स बनते हैं, और टोटल के अंदर तीन बनते हैं। तो टोटल क्या है? तीन है। कैसे? काउंटिंग मेथड है ये, मैंने बताया, ये 1 2 और 3, टोटल 3 है। किस केस में मैच नहीं जीता गया तो उसमें दो बनते हैं, लूज एंड ड्रॉ, सो दे आर 2, सो 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ मैच विल बी 2/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ मैच इज 2/3। तो जो प्रोबेबिलिटी है मैच ना जीतने की वो 2/3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? काउंटिंग मेथड है, और अक्रंस ऑफ इवेंट का चांस बता रहा होता है, चांसेस ऑफ अकरेंस बता रहा होता है कि क्या चांस है, कितना चांस है कि ये इवेंट अकर होगा या ये इवेंट अकर नहीं होगा, राइट जी। सो नॉट विनिंग अ मैच की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/3। क्यों? क्योंकि दो काउंट मैं करूं तो इवेंट्स वो बनते हैं जिसमें हमने मैच नहीं जीता, आइदर वी लूज द मैच, आइदर वी लॉस्ट द मैच, और द मैच आउटकम इज अ ड्रॉ, एंड द टोटल आउटकम्स आर 3, विनिंग, लूजिंग एंड अ ड्रॉ, राइट जी। सो नॉट विनिंग अ मैच की प्रोबेबिलिटी थी। So after a discount of 25%, the sale price of a suitcase is rupees 846. What was the original price of the suitcase? So 25% का जब डिस्काउंट मिला है, तो 25% का डिस्काउंट देने पर जो सेल प्राइस है सूटकेस की वो 846 रुपीज है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सूटकेस जो है वो हमने बतानी है। तो जब हमने उसको 25% का डिस्काउंट दे दिया है, तो किसी भी चीज़ की टोटल वैल्यू तो 100% होती है, जब उसमें से 25% का डिस्काउंट दे दिया है, तो नाउ इट विल बी ऑफ 75% ऑफ द वैल्यू। और 75% में वो कितना बन रहा है? 846 बन रहा है। हमने टोटल प्राइस निकालनी है उसकी, कि टोटल प्राइस कितनी थी। तो वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल प्राइस। तो हम क्या करेंगे कि जब भी आपने ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है या टोटल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, राइट जी, तो टोटल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसके लिए आप जो गिवन नंबर है उसको गिवन नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, और डिवाइड करवाना है आपने उससे जो उसकी गिवन परसेंटेज है। तो गिवन परसेंटेज इसकी ये बनती है 75%। 75% पे ये 846 है, 75% पे ये 846 है, राइट। सो अब हम कैंसिलेशन करेंगे, और 25 थ्री जा, 25 फोर जा, आप 5 के टेबल से भी करें तो एट द एंड 3 और 4 पे ही आप आ जाएंगे। तो लेट अस ट्राई कि क्या ये 3 के टेबल से कैंसिल होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 और 4 24 है, और 3 8 जा 24 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 282 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 का 2 आ जाएगा, 3 चला जाएगा कैरी, 4 2 जा 8, 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो 1128 आ जाएगा। तो जो उसकी टोटल प्राइस थी, जो ओरिजिनल प्राइस थी, वो 1128 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अलजबरा से रिलेटेड है, कह रहा है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है डैट इज 8, एंड एक्स वाई की जो वैल्यू है डैट इज 15, देन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू को आप बता दीजिए कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या होगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन,
ठीक है जी। x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 8 है। सो बेसिकल जबरा पे अगर हम आए तो मैं दोनों तरफ यहाँ पे स्केयर ले रहा हूँ। सो आई विल बी टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। सो दिस विल बिकम x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2xy। वाई बिकॉज द फॉर्मूला विल ओपन एज a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab एंड राइट साइड पे दिस इज 8 का स्केयर। सो 8 का स्केयर इज 64, राइट। नाउ वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एज 15। सो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 15 है। सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपनी जगह पे रहेगा। एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 15 है, राइट साइड पे 64 हो गया था। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने सिर्फ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की क्योंकि वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो व्हाट आई विल डू हियर इज कि ये 2 इंटू 15 जो है 30 बनता है। 30 को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा, 64 में से माइनस कर दूंगा। तो 64 में से जब 30 माइनस होगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 34 रह जाएगा। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 34 रह जाएगा। A pipe can fill a cistern in 9 minutes. Another pipe can fill the cistern in 12 minutes. Whereas a sink can empty the cistern in 18 minutes. If all three are open together, how long will it take to fill the cistern? ठीक है जी। तो अगेन ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन किया है, जब भी आपने टाइम गिवन है, रेट में आप उसको कन्वर्ट कर लें, सॉल्व करें, वापस दोबारा रेसिप्रोकल ले लें और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन टाइम है उसका रेसिप्रोकल लेके आपने रेट ले लेना है, रेट निकाल लेना है। फिर आपने सोल्यूशन करना है एलसीएम लेके, उसके बाद दोबारा आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। दिस इज द शॉर्टकट टेक्निक तो नहीं है, टेक्निक तो ये पूरी है, लेकिन दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व इट। सो एक पाइप फिल अप करता है कितने टाइम में, 9 मिनट्स में। तो पाइप ए का जो फाइलिंग रेट है वो इसका रेसिप्रोकल लेके आएगा, तो दैट विल बी 1/9। पाइप बी जो है वो फिल अप करता है टैंक को कितने टाइम में, या सिस्टम सिस्टम टैंक को कहते हैं, ठीक है। सो जब प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो उन्होंने टैंक की जगह पे सिस्टम का वर्ड यूज किया हुआ था। सो इट क्रिएटेड कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स कि भाई ये क्या चीज आ गई। तो ये वही सिंपल क्वेश्चन ही है कि भाई रेट का क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। सो पाइप जो है फिलअप कर रहा है, पाइप बी जो फिलअप कर रहा है वो 12 मिनट्स में कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ फिलिंग क्या हो जाएगा, 1/12। सिंक उसको को उसमें से पानी को जो निकाल रहा है, ठीक है, सिंक जो उसमें से पानी को निकाल रहा है उसका रेट क्या हो जाएगा, 1/18। अब सिंक तो पानी को निकाल रहा है, जबकि पाइप तो उसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तीनों को अगर ओपन रखा गया, यानी उस टैंक के अंदर क्या है कि वो टैंक है, उसके अंदर अगर दोनों पाइप्स को भी ओपन रखा गया है, ठीक है जी, पाइप ए भी पानी फिल कर रहा है इसमें, पाइप बी भी इसमें पानी फिल कर रहा है, और जो सिंक है वो भी ओपन है, और वहां से पानी जो है ना, वहां से पानी जो है वो बाहर भी जा रहा है। इसको ऑटो शेप ने ट्राइंगल बना दिया था, तो वहां से पानी लीक भी कर रहा है। अब तीनों ओपन है, तो कितना टाइम लगेगा, यानी लीकेज भी प्रेजेंट है, ऊपर से दो दो पाइप्स इसको फिल अप भी कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, पहले हम इनका कंबाइंड रेट निकाल लेंगे। कंबाइंड रेट कैसे आएगा भाई, पाइप ए का रेट, ठीक है, पाइप ए का रेट आ जाएगा, और पाइप ए का रेट कितना है, 1/9 है, क्योंकि वो तो पानी को फिल अप कर रहा है। पाइप बी का रेट क्या आ जाएगा, 1/12 है, क्योंकि वो भी पानी उसमें ऐड कर रहा है। तो ये दोनों तो ऐड कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। सिंक में से पानी जो है वो क्या हो रहा है, सिंक जो है वो पानी को क्या कर रहा है, उसमें से लीक कर रहा है। तो -1/18 करेंगे, तो वो उसमें से क्या हो जाएगा, वो उसमें से पानी को क्योंकि रिमूव कर रहा है, पानी की लीकेज हो रही है उसमें से। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 9, 12, 18। और यहाँ पे वो शॉर्टकट काइंडली नहीं लगाना कि भाई अगर तीन नंबर हैं और तीनों एक टेबल में आते हैं तो हम एलसीएम जो उसमें से बड़ा नंबर है वो आ जाएगा। तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर वहां पे गिवन हो उसके टेबल में बाकी दो को आना चाहिए, तो तब जो है ना लार्जर नंबर एलसीएम होता है। यहाँ पे 9 के टेबल में 18 तो आता है, 12 नहीं आता है, इसलिए प्रॉपर आपने एलसीएम लेना है। तो हर जगह शॉर्टकट टेक्निक्स नहीं लगानी। तो बहरहाल इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। फिर 2 से कर लेते हैं हम इसको, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अगेन 3 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से कर लेते हैं, फिर 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अगेन 3 से करते हैं, 1 1 और 1 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 3 2 जा 6, एंड 6 2 जा इसमें आ जाएगा हमारे पास 12, एंड 12 3 जा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, एलसीएम इसका क्या आ गया, एलसीएम इसका आ गया मेरे पास 36। सो एलसीएम आया यहाँ पर 36। अब ऊपर 1 है, नीचे 9 है, 9 4 जा 36, ऊपर 1 है, नीचे 12 3 जा, सो 12 टाइम 12 3 टाइम 36, सो 3 आ जाएगा, एंड 18 2 जा, सो 18 2 जा 36 हो गया ये। तो 4 और 3 7, 7 में से 2 चला जाएगा, तो 5/36 आ गया। ये तो इनका कंबाइंड रेट है ना, दोबारा रेसिप्रोकल मैं लूंगा तो टाइम आएगा। तो टाइम रेसिप्रोकल लेने पे आएगा 36/5, तो 36/5,
सो अप्रोक्सीमेटली ये 7 पॉइंट समथिंग बने होंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 होता है, लेकिन ये 36 है। तो 7 मिनट्स प्लस का जो है ना वो टाइम अप्रोक्सीमेटली लग रहा है। तो सम टाइम यूँ चॉइस भी आप क्लोज मार्क कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपने देख लेना है कि कहीं आपका जो टाइम है वो मिनट्स में गिवन है या उसके करीब करीब गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री सिस्टर्स डिवाइडेड अ प्राइज एज फॉलोज, द ओल्डेस्ट रिसीव्ड 2/5 ऑफ इट। तो ओल्डेस्ट को मिला है उसमें से 2/5, द मिडिल सिस्टर रिसीव्ड 1/3 ऑफ इट, एंड द यंगेस्ट रिसीव्ड द रिमेनिंग ₹120। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द प्राइस? सो तीन बहनें हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक प्राइस को आपस में डिवाइड किया है। जो एल्डेस्ट सिस्टर है उसको 2/5 मिला है उसका, मिडिल सिस्टर को उसका 1/3 मिला है, और जो यंगर सिस्टर है उसको रिमेनिंग 1/20 मिले हैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द प्राइस? सो इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसमें स्टेप्स को फॉलो करते हैं, फोकस होकर करते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि जो टोटल टोटल वैल्यू ऑफ द या ऑफ द प्राइस थी, ठीक है ना, जो उसकी टोटल वैल्यू थी दैट वाज एक्स। अब जो एल्डेस्ट सिस्टर को पार्ट मिला है वो उसका कितना पार्ट मिला है? उसको 2/5 ऑफ एक्स मिला है। जो मिडिल सिस्टर है उसको 1/3 ऑफ एक्स मिला है। जो रिमेनिंग अमाउंट थी उस एक्स में से वो 120 थी, और वो यंगेस्ट सिस्टर को मिली है। तो यंगेस्ट सिस्टर को जो रिमेनिंग अमाउंट मिली है दैट इज 120। तो देखते हैं कि वो अमाउंट कितनी थी, उससे हम एक्स को निकाल लेंगे। सो टोटल वैल्यू एक्स थी, तो टोटल वैल्यू एक्स है, उसमें से माइनस कर लेते हैं जो एल्डर सिस्टर को मिला दैट इज 2/5 ऑफ एक्स। मिडिल सिस्टर को अभी माइनस कर लेते हैं, वो बना 1/3 ऑफ एक्स। तो ये कितना बन जाएगा? अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 15। 3 और 5 सेम टेबल में नहीं आते, दोनों का मल्टीपल ही एलसीएम हो जाएगा। सो दिस विल बी 15x माइनस 15x माइनस 5, 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो 6x, 3 5 जा 15 माइनस 5x। तो 15 में से 11x को मैं माइनस कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4x/15 रिमेनिंग बचा। और ये वो रिमेनिंग वैल्यू है जो कि इस यंगेस्ट सिस्टर को मिली है, जो कि इस यंगेस्ट सिस्टर को मिली है, और जो कि इक्वल है किसके? जो कि इक्वेट करती है 120 को। 120 रुपए मिले थे छोटी बहन को। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 30, और 15 3 जा 45, 45 का जीरो लगा लेंगे, 450 आ जाएगा। सो जो टोटल वैल्यू थी ना एक्स थी, वो बनती है 450 रुपीज ऑफ दैट प्राइस की जो टोटल वैल्यू, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू निकालने का कहा गया है। तो टोटल वैल्यू जो है वो 450 रुपीज यानी 450 रुपए बनती है। The average of 5 numbers is 28. If one number is removed, the new average becomes 25. What is the number removed? Averages को हमने फुल डिटेल में देखा हुआ है, पूरा उस पर कंप्लीट हमने लेक्चर किया हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये क्वेश्चन किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन था। मैंने इसको ये क्योंकि है पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए पास्ट पेपर की कंपाइलेशन में भी ऐड कर दिया है कि 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो 28 है। अगर उसमें से एक नंबर निकाल दिया है तो द न्यू एवरेज बिकम्स 25। तो अब वो स्टूडेंट जिनको एवरेज का आइडिया नहीं है, मैं बता दूं कि एवरेज कैसे हम निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर 5 नंबर्स की मैं एवरेज ले रहा हूं तो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स क्या हो जाएगी? सम ऑफ 5 नंबर्स डिवाइडेड बाय 5। अब अगर उसमें से एक नंबर रिमूव कर दिया तो पीछे कितने नंबर रह जाएंगे? 4। तो 4 नंबर की एवरेज जो है वो कैसे आएगी? वो आएगी सम ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबरों की जो एवरेज है वो 28 है। तो 5 नंबर्स की जो एवरेज है ना वो 28 है, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। अब ऊपर S5 है, S5 है, विच इज द सम ऑफ 5 नंबर्स, सम ऑफ 5 नंबर्स है। ठीक है जी, सम ऑफ 5 नंबर्स है, वो S5 है। अब जब एक नंबर को निकाल दिया गया, जब एक नंबर को हमने रिमूव किया तो पीछे 4 नंबर रह गए थे, तो उसने कहा कि एवरेज जो है ना वो 25 हो गई है। तो कोई इशू नहीं है, एवरेज तब क्या होगी है? 25 हो गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 5 हो जाएगा पहले। सो 28 इंटू 5 करेंगे, 5 8 जा 40 का जीरो, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 140। तो ये आ जाएगा 140, ये हो जाएगा S5, सम ऑफ द 5 नंबर्स आ गया। S5 क्या है? सम ऑफ द 5 नंबर्स है। जबकि सम ऑफ द 4 नंबर्स क्या बन जाएगा? सम ऑफ 4 नंबर्स बन जाएगा 100, सम ऑफ 4 नंबर्स बन जाएगा 100। तो सम ऑफ 5 नंबर्स 140 एंड सम ऑफ 4 नंबर्स इज 100। अब सम ऑफ 5 नंबर को मैं लिख सकता था, लिख सकता हूं कि सम ऑफ द 4 नंबर प्लस
द फिफ्थ नंबर विच इज एक्स, जिसको रिमूव किया गया, क्योंकि उसने कहा ना कि एक नंबर को रिमूव किया तो नई एवरेज बनी है। तो जो एक नंबर हमने निकाला है हम उसको कह देते हैं कि वो नंबर था एक्स, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो S5 की जगह पे S5 140 प्लग इन कर लेते हैं, S4 की जगह पे 100 प्लग इन कर लेते हैं, प्लस एक्स। 100 इधर चला जाएगा, 140 में से 100 चला जाएगा, 40 की वैल्यू एक्स आ जाएगी। तो जो नंबर हमने रिमूव किया वो एक्स आ गया। तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप उस तरह से कर सकते थे कि भी पहला नंबर मैंने सपोज किया x1, दूसरा सपोज किया x2, थर्ड सपोज किया x3, फोर्थ हो गया x4, फिफ्थ हो गया x5, सारों का सम अप किया, 5 पर डिवाइड किया 20। तो वो भी लिखा जा सकता था, आप उसको स्टेप में भी कर सकते हो। उसमें ये है कि थोड़े से स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसमें यह है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंटेन्ड रहता है। तो दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। उस तरह से मैंने जो आपको एवरेजेस के डिटेल लेक्चर करवाया हुआ वहाँ पे ये चीज़ सिखाई हुई है। तो एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2000 अर्न 5% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट इज अर्न इन 3 years। सो IOBM के लिए पर्टिकुलरली आपने सिंपल इंटरेस्ट को भी देखना है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एटलीस्ट फॉर्मूला आप लोगों ने देखने हैं, इनकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है, पी है, रेट कितना है 5% है, कितना इंटरेस्ट वो अर्न करेगा 3 सालों में। तो 3 years में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो टाइम जो है यहाँ पे 3 years है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट है $2000, रेट कितना है 5% है, टाइम कितना है 3 years है, डिवाइड करेंगे 100 से, जीरो के साथ जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। 3 5 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30, और 30 के साथ एक और जीरो, तो $300 आ गया ये। तो इंटरेस्ट $300 है। समटाइम्स एग्जामिनर आपको कह देगा कि बताओ कि अब टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस अब इंटरेस्ट हो चुकी होगी। तो उस केस में $2000 का प्रिंसिपल था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है $300 का, तो टोटल अमाउंट $2300 हो जाती है इन दैट केस, राइट। तो अमाउंट भी पूछ सकता है और इंटरेस्ट की वैल्यू भी पूछ सकता है, राइट जी। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए जरा इसको को गौर से आपने करना है। क्वेश्चन ये इजी है, कह रहे हैं एरोप्लेन फ्लाइंग एट स्पीड ऑफ 540 किलोमीटर/आवर कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन 1/2 आवर्स। सो एक एयरप्लेन है जिसकी स्पीड कितनी है, इनिशियली उसकी जो स्पीड है वो 540 किलोमीटर/आवर की है। ठीक है। जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो हमें नहीं गिवन, लेकिन उसने डिस्टेंस जितना टाइम में कवर किया वो हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो जो टाइम है यहाँ पर वो 1/2 आवर्स है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो 3/2 आवर्स आ जाएगा। तो 3/2 आवर्स आ जाएगा। तो स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस बाय टाइम। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा, रीजन मैं भी बताता हूँ। 540 डिवाइडेड बाई 3/2 था टाइम, टोटल डिस्टेंस था d, टोटल डिस्टेंस क्या है d है। तो 3/2 जब 540 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 540 के साथ जब 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, जो कि हो जाएगा 540 इंटू 3/2, टू के साथ कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 170। अब 270 इंटू 3, सो 270 इंटू 3, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 3 0 0, 3 7 ज़ा 21 का 1, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, और 8 ऐड करते हैं, टोटल डिस्टेंस आ गया 810 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि एक एयरप्लेन जो है 540 की स्पीड से चलता है, एक सर्टेन डिस्टेंस को जो कवर अप करता है इन 3/2 आवर्स, यानी 1/2 आवर्स कितने बनते थे, 3/2, मिक्स फ्रैक्शन था, मैंने उसको सॉल्व कर लिया। कह रहे बट बाय हाउ मच स्पीड, बट बाय हाउ मच शुड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 घंटे में अगर हम चाहते हैं कि उस डिस्टेंस को कवर करें तो स्पीड कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, हाउ मच should the speed of the airplane be increased। क्या हम उसे डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर करना चाहते हैं, तो अगर हम 1 घंटे में कवर करना चाहते हैं तो स्पीड हमें कितनी रखनी पड़ेगी, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस 810 का 1 घंटे में हम कवर करना चाहते हैं, तो 810 किलोमीटर/आवर की स्पीड होगी। तो स्पीड हमें 540 से बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड जो पहले थी 540 किलोमीटर/आवर, उससे इंक्रीज करके हमने लेके जानी है 810 पे। तो कितनी इंक्रीज करनी है ये देखना पड़ेगा, जीरो में से जीरो चला जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। ये हो जाएगा 7, ये इसको क्या दे देगा 11, 11 में से 4 गया 7, और ये तो 270 किलोमीटर/आवर की स्पीड का इसको इंक्रीज डालना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इसको, यानी इसको 540 से उसको 810 पे लेके जाना पड़ेगा। सो दिस वाज जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था कि स्पीड का डिफरेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड का डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। अ कंपनी हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $5000,
एक कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो $5,000 है, और ईच आइटम जो है वो उसमें कॉस्ट करता है $20 का टू प्रोड्यूस। सो एक आइटम जो है वहां पे जो कॉस्ट करता है वो $20 कॉस्ट का कॉस्ट करता है। ठीक है, $20 का एक आइटम जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो एक आइटम की कितनी है, वो $20 है। एंड सेल्स फॉर $45, और बेचता है वो उसको, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो $20 थी, और जो आप ये समझें कि जो उसकी सेल प्राइस है वो $45 है। वो कितनी है, वो उसकी $45 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले तो मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो प्रॉफिट यहाँ पे एक आर्टिकल पे या एक आइटम पे बनता है वो $25 का बनता है। तो प्रॉफिट जो बनता है वो $25 का प्रॉफिट बनता है। यानी जब हम एक आइटम सेल आउट करते हैं तो हम $25 अर्न करते हैं, हम $25 अर्न करते हैं। अगर हमारी रनिंग कॉस्ट, उस बिजनेस की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो $5,000 है, तो हमें कितने आइटम्स बेचने पड़ेंगे कि हम ब्रेक इवन कर सकें। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि अभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हैं, यानी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है सिर्फ वो पूरी हो रही है, यानी जितना एक्सपेंस आ रहा है उतना ही आप पैसा बना भी रहे हैं। तो $25 उसको एक आइटम के ऊपर बचते हैं। $5,000 अर्न करने के लिए कितने आइटम्स बेचने पड़ेंगे, तो 5,000 को आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 25 उसको एक पे बचते हैं। 25 1 जा, 25 2 जा, तो 200 आइटम्स उसको सेल आउट करने पड़ेंगे एटलीस्ट, ताकि वो जो फिक्स कॉस्ट है $5,000 की उसको अचीव कर सके और ब्रेक इवन पे आ सके, राइट। दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, तो इसको देखना पड़ेगा आपको कि जो चीजें यहाँ पर गिवन है वो किस स्टाइल में पूछी गई हैं और आपने उनका किस तरीके से आंसर करना है, राइट जी। सो दीज ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं ये हम लोगों ने पहले किए हुए हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर है, 450 मीटर का ब्रिज है, तो किलोमीटर पर आवर को आपको पहले मीटर पर सेकंड पे लेके जाना पड़ेगा। एन में जो है ना वो ऑड इंटीजर्स हैं, और कितना पॉसिबल वेट होगा कि मैक्सिमम जो है ना वो वेट आए। तो इसको क्विकली मैं करवा देता हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि अ ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ 450 मीटर ब्रिज इन हाउ मेनी सेकंड्स। तो अगर एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो 450 मीटर लंबा ब्रिज जो है वो क्रॉस करती है, तो उसको कितना सेकंड्स का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है, तो कितना टाइम जो है वो उसको लगेगा। इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में जो सिर्फ देखने वाली चीज है वो ये है कि जो डिस्टेंस है जिसको उसने कवर करना है वो मीटर्स में गिवन है, टाइम भी सेकंड में पूछा गया, जबकि जो स्पीड गिवन है दैट इज गिवन इन kilometers per hour. So the speed is given in kilometers per hour. The speed is 90 kilometers per hour. So first we'll have to convert into meter per second. So किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ही ये बात पड़ी होती है। किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, पर आवर है तो आवर से डिवाइड करेंगे, तो एक आवर में जो सेकंड्स हैं वो कितने होते हैं, वो 3600 होते हैं। हाउ, एक आवर में 60 मिनट्स हैं और हर मिनट में 60 सेकंड है, तो 6 6 36 और 2 जीरो 7 आगे, राइट। तो 3600 सेकंड्स बनते हैं एक आवर के अंदर। तो हम 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब 9 के टेबल से अगर मैं कैंसिल करूं तो 9 10 जा 90 एंड 9 4 जा 36, ऊपर आ जाएगा 10 × 10 वो 100 है, कैंसिल हो जाएगा। 2 के साथ करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, इसको आप 2 के साथ करेंगे ये भी 5 हो जाएगा। 5 5 जा 25 मीटर्स पर सेकंड की इसकी स्पीड बन गई है, जो कि 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि मीटर पर सेकंड में वो 25 मीटर्स पर सेकंड है, वो 25 मीटर्स पर सेकंड है। तो जो स्पीड है वो 25 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है, राइट। अब कितना टाइम उसको लगेगा सेकंड में, अगर उसने 450 मीटर का ब्रिज क्रॉस करना है, तो ब्रिज का डिस्टेंस जो है वो 450 मीटर है, तो स्पीड क्या हो जाती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने, मैंने क्या किया कि मैंने डिस्टेंस और स्पीड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो टाइम निकाल देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो
स्पीड यहाँ पर गिवन है, मैं क्वेश्चन में करूँ तो स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बन रही है 25, डिस्टेंस जो कवर करना है 450 का, टाइम निकालना है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टाइम इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 450 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 0 आ गया 90, 5 1 जा 5, फिर अगेन 5 1 जा 5, 4 बचा 40। सो 18 सेकेंड इसको टोटल रिक्वायर होंगे अगर इसने 450 मीटर्स का ब्रिज जो है ना वो क्रॉस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्यूशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर, इफ n इज एन ऑड इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड, तो इनमें से कौन सा जो है वो ऑड होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड, n अगर एक ऑड इंटीजर है तो इनमें से कौन सा नंबर, कौन सा ऑप्शन हमेशा हमें ऑड नंबर देगा। सो मैं ये सपोज कर लेता हूँ, मैं कोई एक ऑड इंटीजर ले लेता हूँ, लेट सपोज के वो 7 मैंने ले लिया ऑड इंटीजर। तो चेकआउट करते हैं कि ऑप्शन ए पे हमेशा ऑड आ रहा है। भाई अगर n 7 है, 7 प्लस 1 करेंगे वो तो 8 आ जाए जो कि इवन है, ये तो चॉइस कभी भी नहीं बन रहा। 2 इंटू एन कर लेते हैं, 2 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 ऑड नंबर है तो आंसर तो फिर अगेन 14 आके इवन आ गया, तो ये भी आंसर नहीं है। एन का स्केयर करके देख लेते हैं। सो एन का जब मैं स्केयर करूंगा, यानी जो ऑड नंबर है 7 उसका स्केयर करूंगा तो क्या आ रहा है 49, वो भी ऑड नंबर है। कोई और ऑड नंबर लेके रिकन्फर्म कर लेते हैं, लेट्स से 11 है, एक ऑड नंबर है, 11 का स्केयर करें तो 121 आ जाता है। तो ऑड नंबर का स्केयर करने पे हमेशा हमें वो क्या देता है, हमें हमेशा वो ऑड नंबर ही देता है, राइट। तो एन अगर एक ऑड इंटीजर है तो इनमें से एन का स्केयर हमेशा जो है वो ऑड इंटीजर होगा। एन बाय टू तो इंटीजर ही नहीं है ना, एन क्योंकि 7 था, 7 बाय 2 करेंगे या कोई भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आ जाएगा, वो इंटीजर तो नहीं रहेगा, डेसिमल में चला जाएगा, राइट। सो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो चॉइस है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये सारा समझ में आ जाए। द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज इज 53 पाउंड, 3 लड़कों का जो एवरेज वेट है वो 53 पाउंड है। नॉट वन ऑफ दीज बॉयज वेज लेस देन 51 पाउंड, किसी भी एक लड़के का जो वजन है इनमें से वो 51 पाउंड से कम नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ एनी वन बॉय, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वेट है किसी भी एक बॉय का वो क्या होगा। तो 3 लड़कों का जो एवरेज वेट है वो 53 पाउंड है। सो एवरेज कैसे निकालते हैं, हम सम करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो 3 बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 53 पाउंड है, यहाँ पे मैं प्लग इन करूंगा 53 पाउंड, 3 बॉयज हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेट एक बॉय का क्या होगा। तो सम क्या करेंगे, बॉय नंबर 1 का वेट प्लस बॉय नंबर 2 का वेट प्लस बॉय नंबर 3 का वेट, तीनों का सम करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, एवरेज बन रही है 53। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट का सम सेकंड और थर्ड का सम किया, 3 बॉयज हैं, 3 पर डिवाइड किया, एवरेज आएगी ना। तो एवरेज कैसे आएगी, सम बाय एन करके। क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट कर रहा है एग्जामिनर, वो ये कह रहा है कि अभी मैक्सिमम पॉसिबल वेट एक लड़के का क्या हो सकता है। तो एक लड़के का मैक्सिमम पॉसिबल वेट तब होगा जब बाकी 2 लड़कों का लीस्ट पॉसिबल वेट होगा, या बाकी 2 बॉयज का जो वेट है वो लीस्ट पॉसिबल वेट होगा, जब उनका जो वेट है वो लीस्ट पॉसिबल वेट होगा, उन बॉयज का जब वेट जो है वो लीस्ट पॉसिबल वेट होगा, राइट, यानी उनका वेट जो है वो कम तरीन होगा, तो आपके पास जो है थर्ड बॉय का वेट मैक्सिमम होगा। तो किसी भी एक बॉय का जो लीस्ट वेट है वो 51 पाउंड है, क्योंकि खुद क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कि भाई किसी भी लड़के का वजन 51 पाउंड से कम नहीं है, 51 पाउंड से कम नहीं है। तो ये आ जाएगा 53, ये आएगा 51, ये भी आएगा 51, बाकी 2 का लीस्ट वेट, तो थर्ड बॉय का B3 का जो वेट आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा, इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, B3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 इंटू 53 करेंगे तो 159 आ जाएगा, वाई 3 5 15, 3 3 9, 51 और 51 को ऐड करेंगे तो 102 आ जाएगा, 102 लेफ्ट साइड पे जाएगा, 59 में से 102 माइनस करेंगे तो 57 आ जाएगा। तो थर्ड बॉय का जो वेट आया है वो 57 केजीज आया है। तो मैक्सिमम वेट कब, जब बाकी 2 का लीस्ट वेट हमने प्लग इन किया है 51 और 51, राइट। सो आपके एग्जाम में मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैन बी, मैथमेटिक्स से भी ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैलकुलेशन के भी हो सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के भी हो सकते हैं। तो ये मिक्सचर होगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होंगे, और सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी भी नहीं होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होंगे, राइट। क्योंकि IOBM का जो टेस्ट है उसके अंदर टाइम बार्ड पोर्शन है,
तो आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर करेक्ट आंसर्स। एंड तो मीडियन जो है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 35 में, उसका मैं आपको ये बताता हूँ कि मीडियन जो होती है वो किसी भी डेटा सेट की सेंट्रल वैल्यू होती है, या आप ये कहेंगे कि किसी भी डेटा सेट की मिड वैल्यू होती है या मिड टर्म होती है। मैं ऑटो शेप्स को एक मिनट बंद करूं, तो वो उसकी मिड टर्म होती है, वो उसकी मिडल वैल्यू या मिड टर्म होती है। मीडियन निकालने का क्या तरीकाकार है, मैं सवाल को बताता हूं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज करना है। अरेंज किस ऑर्डर में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस ऑर्डर में डेटा को आप अरेंज करेंगे? डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? स्मॉलर से लार्जर की तरफ आप लेकर जाएंगे, स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू की तरफ लेके जाएंगे। उर्दू में कहते हैं छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो असेंडिंग का, असेंड का मतलब होता है हाइट अचीव करना। मैंने चले इंग्लिश के लिए भी ये बात बता दी कि असेंडिंग का क्या मतलब है, बुलंदी की तरफ जाना। तो टेस्ट स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स के जो कि गिवन है, द टेस्ट स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन, आर लिस्टेड बिलो, आर लिस्टेड बिलो, एंड दे आर these scores 18, 25, 21, 30, 27, 24, 20। तो हम क्या करेंगे, अब इस डेटा को अरेंज करते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर बन रहा है 18, उससे बड़ा नंबर बन रहा है इस डेटा में 20, 20, 20। पहले 18 है, फिर 20, 20 के बाद है 21, 21 के बाद है 24, 24 के बाद है 25, 25 के बाद है 27, उसके बाद है डेटा, लास्ट डेटा है 30। सारा डेटा लिख लिया, यूं पेपर में निशान लगा लें बेशक आप कि कोई चीज मैंने मिस तो नहीं की। अब डेटा की तादाद जो है वो ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है। ऑड में तो बड़ा आसान काम है, ऑड में तो बड़ा आसान काम है। मैंने बताया है कि मीडियन क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू होती है या मिड टर्म होती है, या आप कहेंगे मिडल वैल्यू होती है, दरमियान वाली वैल्यू होती है। लेकिन ऐसे नहीं कर देना जैसे ये लिखा हुआ था तो मैं कहूँगी 3 वैल्यूज पीछे हैं 3 वैल्यूज ऊपर है तो ये दरमियान वाली वैल्यू मीडियन है। नहीं, उसमें पहला क्या करना है कि छोटे से बड़े की तरफ अरेंजमेंट करनी है, छोटे से बड़े की तरफ अरेंजमेंट करनी है। उसके बाद आपने मिडल टर्म को देखना है। उस मिडल टर्म में टर्म कैसे आएगी, अगर आप डेटा को काउंट करें तो ये 1 है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, ये सिक्स नंबर है, ये सेवन नंबर है। तो ये सेंट्रल वैल्यू है 24। तो बस इस डेटा का मीडियन क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 3 नंबर इससे पीछे चल रहे हैं, 3 नंबर जो है वो इससे पीछे चल रहे हैं और 3 ही नंबर इसके बाद चल रहे हैं। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी मिडल वैल्यू है, या इन अदर वर्ड ये इसकी सेंट्रल वैल्यू है। राइट जी, ये तो आसान था। डेटा ऑड था, ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। अब अगर डेटा इवन हो जाए तो क्या करेंगे, जिस तरह ये सवाल आ गया, कह रहा है द डेली टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ओवर सेवरल डेज आर दिस। रोजाना के जो टेम्परेचर हैं वो यूं रिकॉर्डिंग में है, 22, 18, 25, 20, 24, 19, 23। पूछ रहा है कि मीडियन टेम्परेचर क्या है। तो अगेन यहाँ पे भी वही काम करना है, 2 स्टेप्स में मीडियन का सवाल करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाना है, स्मॉलर से लार्जर की तरफ हमने जाना है। स्मॉलर नंबर से हमने किस नंबर की तरफ जाना है, बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो अगर मैं अरेंज करूं तो इसमें सबसे स्मॉलर नंबर है 18, उसके बाद है 19, ये हो गया, उसके बाद है 20, ये हो गया, उसके बाद है 21, ये हो गया, उसके बाद है 22, वो ये हो गया, उसके बाद है 23, तो वो ये हो गया, और उसके बाद है 24, तो वो ये हो गया। और एक नंबर देखिए, निशान लगाने का क्या फायदा होता है, आपने भी पेपर में ये स्ट्रैटेजी रखनी है, कोई नंबर मिस नहीं होता। तो अगला नंबर है 25। अब ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे इवन नंबर है, आपको पेपर में नहीं गिवन होगा, आपने खुद देखना है कि इवन, इवन नंबर का मीडियन निकाल, इवन डेटा का मीडियन निकालें या ऑड डेटा का मीडियन निकालें। इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में इंक्लूडेड होते हैं, which are included in two table in the table of 2, or which are the multiples of 2, in other words 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, so on। ठीक है, जिनको उर्दू में हम कहते हैं जुफ्त।
और ऑड को हम वो हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, उनको हम कहते हैं ताक, उर्दू में कहते हैं। तो वो इसलिए भी बता दिया कि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी मैथ्स वीक है, तो अगर उनको डिफिकल्टी है तो ये भी बताते। अब बहरहाल यहाँ में वापस आए तो डेटा जो है वो इवन है। अब सेंटर कैसे बनाएंगे? अब पहले डेटा को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहला काम, नंबर को अरेंज करो छोटे से बड़े की तरफ। दूसरा काम, नंबर की काउंटिंग करो, देखो इवन है कि ऑड है। अगर तो ऑड है तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, सेंट्रल वैल्यू क्या थी, मिडिल वैल्यू क्या थी, मीडियन थी। यहाँ पे भी सेंट्रल वैल्यू ही मीडियन होगी। अब यहाँ पे 8 तक है ये वैल्यूज, तो इसमें क्या होगा, ये दो नंबर जो है, ये दो सेंट्रल वैल्यू, इसकी चौथी और पांचवी नंबर वाली, वो इसकी मीडियन बन जाएंगे, क्योंकि तीन ही नंबर अब इसके नीचे रह गए हैं। उतने ही नंबर तीन नीचे रह गए तो तीन ही ऊपर भी रह गए हैं, तो ये मिडिल वैल्यू होगी ना 21 और 22। लेकिन ये मीडियन नहीं है। इस केस में मीडियन कैसे निकालना है? जो दो सेंट्रल वैल्यूज बन रही होंगी, इसमें टू जो वैल्यूज बन रही होंगी, उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टू करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 21 में 22 को ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय टू कर दूंगा। 21 को 22 में ऐड करेंगे 43 आएगा, और 43 को जब हम टू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 21.5 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 21.5। तो यह आ जाएगा 21.5। तो ये 21.5 आ जाएगा। तो मीडियन क्या है, एक बारी फिर देख लेते हैं। सेंट्रल वैल्यू है, डेटा को अरेंज करना है दो स्टेप्स में, कहाँ सवाल करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाओ, दरमियान में अगर एक ही वैल्यू बच रही है तो वो मिडिल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू आपका मीडियन है। अगर ऑड नंबर ऑफ डाटा नहीं है, यानी इवन नंबर ऑफ डाटा है, तो फिर दो सेंट्रल वैल्यूज हैं। फिर उनके केस में आपने कैसे मीडियन निकालना है, आप दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टू करेंगे, आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है बहुत इजी वे में हमने मीडियन और मॉड के कॉन्सेप्ट को भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू अंडर रूट 0.09 इज इक्वल टू 3 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, और जो x है वो अंडर रूट 0.09 है। ठीक है जी, वो x क्या है, इंटू अंडर रूट 0.09 है। सो x की वैल्यू क्या है, इंटू पॉइंट अंडर रूट 0.09 है, इज इक्वल टू 3 एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जो है ना वो निकालने का आपको कहा गया है। अब ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर ना होने की वजह से दिस बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा आपने देख लेना है, और अंडर रूट को आपने पहले पहले जो है ना वो सॉल्व कर लेना है। वैसे भी अगर आप बीडी मैथ्स रूल देखें या बॉर्ड मैथ्स रूल देखें तो वो कहता है ब्रैकेट्स को सॉल्व करें सबसे पहले। ब्रैकेट्स नहीं है तो आप ऑर्डर को यानी पावर को सॉल्व करें। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, ये पावर ही होती है ना, अंडर रूट 1/2 होता है इस पावर का मतलब। तो वी विल बी ट्रीटिंग इट एज पावर। ठीक है, तो हम इसको पावर की तरह जो है वो पावर की तरह ट्रीट क्या करेंगे, है ये पावर है, ऑर्डर है, इसको हम जो है ना सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एक्स एज इट इज अपनी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जब मैं पॉइंट को खत्म करूंगा, जब पॉइंट खत्म होता है तो क्या आता है, पॉइंट खत्म करके नीचे जो है वो 1 आता है, और पॉइंट के बाद दो डिजिट्स जो है वो 0 आ जाएंगे, क्योंकि टू डिजिट्स हैं तो इसलिए 2 जीरोस आ जाएंगे। ऊपर 0 9 रह जाएगा, 0 9 को मैं 9 लिखूंगा, इज इक्वल टू 3। अब दोनों नंबर्स का अंडर रूट हो रहा है। ठीक है, होल अंडर रूट ए भी हो, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर होल अंडर रूट ए बाई बी पड़ा हुआ हो तो इट विल बी रिटन एज अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी। आप दोनों के अंडर रूट्स को क्या कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे। तो अंडर रूट ए अंडर रूट बी जो है ना, ये इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए अंडर रूट बी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस राइट साइड में मैं आ जाता हूँ। एक्स को एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। जब आप ऊपर वाले का अंडर रूट सेपरेट आउट करेंगे तो वो 9 है, और नीचे वाले का जब आप सेपरेट करेंगे अंडर रूट तो वो अंडर रूट 100 है, इज इक्वल टू 3। अंडर रूट 9 मुझे पता है कि क्या होता है, 3 होता है, सो दिस विल बिकम 3। अंडर रूट 100 क्या होता है, अंडर रूट 100 जो है वो 10 होता है, एंड राइट साइड में मेरे पास 3 पड़ा हुआ है। अगर इसमें किसी को स्टेप में डिफिकल्टी है तो मैं बता देता हूँ कि मैंने सिर्फ क्या किया है कि अंडर रूट 9 को मैंने 3 का स्केयर लिखा है, उसका अंडर रूट खत्म किया, और नीचे जो 100 है इट कैन बी रिटन एज 10 का स्केयर, उसका अंडर रूट मैंने जो है वो रिमूव कर दिया। पेपर के अंदर आपको पता है कि स्टेप्स के तो मार्क्स होते नहीं है, इसलिए मैंने उसको रेड कर दिया, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको राइट डाउन कर दिया। अब 3 और 3 को जो है ना आप कैंसिल करेंगे, 3 और 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। ऑप्शन ए जो है, हियर इज द राइट आंसर। आपके पेपर में इस तरीके के अरिथमेटिक के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं,
और वो क्वेश्चंस देखने में जो है ऐसे लगता है कि भाई डिफिकल्ट है, भाई अंडर रूट में डेसिमल वैल्यूज आ गई, हाउ आई विल बी सॉल्विंग दैम आप। तो सिंपल वे क्या है कि आप सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं डेसिमल में, उनको आप जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, आप उनको सॉल्व करें एंड फॉलो ऑल द रूल्स, आप इजीली आंसर पे चले जाएंगे। सो अगर आप एग्जाम के दौरान ये सोचते रहेंगे कि भाई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, टाइम कम है, and मैंने जो है ना क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स या अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन जो भी आप इसको नाम दे रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर, तो उसमें फिर आपने कोशिश करनी है कि मिस्टेक्स आप कम से कम करें। अगर आप मिस्टेक्स कम से कम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपके लिए फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब x% ऑफ 60 इज इक्वल टू 48। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x% जो है 60 का वो 48 है, यानी 60 का अगर आप x% फाइंड आउट करें, ठीक है, तो वो वैल्यू बनती है 48। तो बताएं कि x क्या है। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमने x के लिए सॉल्व करना है। अब बैक टू द परसेंटेजेस लेक्चर। परसेंटेजेस के क्वेश्चंस में या लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आपने किसी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी होती है तो आप उस नंबर को पिकअप करते हैं, उस स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ आप क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उस स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ, आपके पास वो स्पेसिफिक परसेंटेज आ जाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर लेट से मेरे पास एक वैल्यू है 420 और मैंने इसका 50% निकालना है, तो मैं इसको 50% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये रूल तो आप सबको पता है, मैंने ऑलरेडी पहले करवाया है, वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। अब वो कह रहा है कि जब मैं x% निकालता हूँ 60 का तो 48 बनता है। इसका मतलब है x% निकालना है किसका, 60 का। तो उस परसेंटेज को उठाएंगे और 60 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 का, सॉरी आई हैव रिटन इट एज 600। तो x% निकालना है मैंने 60 का, x% ऑफ 60 जो है वो इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, परसेंटेज के साइन को खत्म कर देंगे। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन तो अपनी जगह पे है, जब परसेंटेज का साइन रिमूव होता है तो आप 100 से डिवाइड करते हैं, और जब आपने परसेंटेज बनानी होती है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने किया क्या है फिर देख लें। जैसे एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी होती है तो हम नंबर को उठाते हैं और स्पेसिफिक परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया। अब यहाँ पे वो गिवन है हमें, वो कह रहा है कि x% जो है ना, एक स्पेसिफिक परसेंटेज x किसकी, 60 की, वो इक्वल है 48 के। तो आप बताएं x की वैल्यू क्या होगी। तो जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हम इसको आगे कैंसिल करेंगे। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अगेन अब मैं 3 के साथ इसको को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 वहां पर जाकर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 48 इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। सो 3 के टेबल के साथ कटिंग करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 और 8 18, 6 हो जाएगा। 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। सो एक्स की वैल्यू जो है वो 80 आ जाएगी। सो पेपर में ये काम होगा आपके साथ लाजमी तौर पे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होने लगा आपके इस बेसिक मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर, बट चीजें ट्रिक करके आएंगी, वैल्यूज चेंज होकर आएंगी, एंड लैक ऑफ कैलकुलेटर विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हर्डल फॉर यू। तो उससे आपने बचना है। उसका बचने का तरीकाकार यही है कि आप जो है ना इसकी मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आप कर सकोगे। अब जो एवरेजेस के क्वेश्चन है वो तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। मीन्स के क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए हुए हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है मॉड का, ठीक है, उसका ओवरव्यू जो है वो आगे है, उसको भी देख लेना है। मीडियन के भी दोनों केसेस आपने लाजमी देखने हैं, एंड बोथ फॉर द ऑड एंड इवन एज वेल। सो ऑड के लिए भी आपने उनको देखना है और इवन के लिए भी आपने उसको देखना है, ताकि आपको कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो और उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस बता दें। सो रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत आसान है निकालना। आप क्या करेंगे कि रेंज किस तरीके से निकालेंगे, कि आप रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो सबसे यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द रेंज। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इस डेटा सेट के अंदर जो गिवन डेटा सेट है दैट इज 29, एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 11 है। अब कुछ मेथड्स ये भी कहते हैं कि जी आप पहले डेटा को रेंज कर लें फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि सबसे छोटा डेटा क्या है, सबसे बड़ा डेटा वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आप सिंपली उनको माइनस कर लें, डिफरेंस ले लें, आपके पास रेंज आ जाएगी। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 29 है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू या लोवेस्ट वैल्यू है डेटा की गिवन वो 11 है। सो 29 में से जब आप 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे जो है ना वो आपके पास 18 रह जाएगा। तो पीछे जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा, वो 18 रह जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है वो 18 हेयर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोबारा एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज
ऑन ₹500 borrowed for 4 years at 11% per annum। सो पास पेपर में से जो क्वेश्चन लिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कितने के ऊपर, ₹500 के ऊपर, जिसको 4 years के लिए लिया गया, और इंटरेस्ट रेट उसका क्या था, 11% पर एनम था। अब इस बात पे आपने गौर करना है कि पर एनम की बात है तो ये पर ईयर की बात कर रहा है, यानी एनुअली जो है वो उस पर इंटरेस्ट जो है वो उसको मिल रहा है। सो एनुअली जो है उसको इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो एनुअल इंटरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। सो नाउ हियर आई इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। आई इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो 500 है। रेट यहाँ पर 11 का है। टाइम जो है वो 4 years का है, और फॉर्मूला में 100 है। तो अगर ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो रेट को आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली 100 उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब आप इन जीरोज को जीरोज के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 5 4 20 हो जाएगा, फिर आपने 20 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 20 को आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा। 1 0 1 2 2 अगेन 1 0 0 1 2 2 0 2 और 2 220 आ जाएगा आपके पास। सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। सो ये तो सिंपल था। अब एक सिमिलर क्वेश्चन है, और ये इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपने देखना है कि चीज क्या डिफरेंट है। वो ये है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ 60-day लोन ऑफ ₹10,500 एट 13.5% पर एनम। अब 60 डेज के लिए लोन लिया गया है, और जो उस पे पर एनम जो उसके ऊपर जो पर एनम उसके ऊपर जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 13.5% है। तो रेट यहाँ पे पर एनम है, जबकि जबकि यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो 60 डेज के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो 60 डेज के लिए पूछी जा रही है। सो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, आई इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100, बट हाउ वी विल बी टैकलिंग दिस थिंग अप कि भाई 60 डेज की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। अब वी नो के जो हम यहाँ पे टाइम लेते हैं इस फार्मूला में, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में टाइम जो था वो 4 years था, तो 4 लिया था। टाइम यहाँ पे हम ईयर्स में लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो टाइम है वो 60 डेज का टाइम है, और जो आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल गिवन है, पर एनम गिवन है। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि 60 डेज का मतलब क्या बनता है। 60 डेज का मतलब ये बनता है कि 2 मंथ्स है अप्रोक्सीमेटली, और टाइम हमने यहाँ पे ईयर में लेना होता है, और हमें पता है कि एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। एक ईयर के अंदर जो है ना वो 12 मंथ्स होते हैं। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 10500, यानी 10,500। रेट यहाँ पे 13.5% है, फॉर्मूला में 100 है, उसको रहने देते हैं। अब टाइम की जगह मैं क्या करूंगा, क्योंकि 60 डेज का लोन है, तो थोड़ा सा मुझे क्लेवरली यहाँ पे खेलना है, स्मार्टली खेलना है। दो रीजन हैं, क्योंकि एक तो पेपर में मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बार बार ये जो बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल ये होता है कि स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में आसान थे, अगर कैलकुलेटर अलाउ होता तो मैं कर लेता। तो कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ट्रिक्स को थोड़ा सा आप स्मार्टली इसको प्ले करेंगे। तो ये 60 डेज है, और 60 डेज का मतलब मैंने बता दिया कि 12 मंथ्स है, जबकि 2 मंथ्स हैं, जबकि एक ईयर के अंदर जो है वो 12 मंथ्स होते हैं। तो हम इस टाइम को यूं लिख लेते हैं, 60 डेज को मैं यूं लिखूंगा 2 मंथ्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि टाइम ईयर के अंदर लिया जाता है, तो 12 मंथ, तो ये ईयर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ईयर के अंदर कन्वर्ट इसको क्यों किया है, क्योंकि रेट जो है वो पर एनम गिवन है। सो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। इसको कैंसिल कर लूंगा मैं, 2 1 2, ठीक है, एंड 2 6 12 हो जाएगा। जीरोज इस जीरोज के साथ कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को मैं रिमूव करूंगा। जब पॉइंट रिमूव होता है तो 1 आता है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा। अब क्या करते हैं, अब मैं इनको कैंसिल कर लेता हूं। सो आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज कलर मार्कर, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। 10 के साथ करते हैं कैंसिल, तो 5 2 10, राइट। दिस इज 5 2 10, एंड अगेन हेयर 5 2 10 एंड 5 1 5, ये 21 हो जाएगा। अब ऊपर आ जाएगा मेरे पास 21 इंटू 135 डिवाइडेड बाय, नीचे रह गया 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 जो होता है वो होता है 12। अगेन देखते हैं कहीं पे कटिंग हो सकती है, यस कटिंग हो सकती है। 3 के टेबल से करेंगे, 3 4 12, 3 7 21। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 135 को 7 के साथ। सो 135 को जब मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 7 5 5 आ जाएगा, 3 कैरिड, 7 3 21, 21 में 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 24 का 4 आ जाएगा, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा।
7 7 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये है 945, 945 को अब हमने 4 से डिवाइड करना है। सो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 4 2 कर लेते हैं। सो 4 2 जा 8 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा मेरे पास। 1 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से 14 उतार लूंगा। 4 3 जा मेरे पास 12 हो जाएगा। 2 बचेगा, 5 उतार लूंगा। और फिर मुझे पता है कि अगेन ये, अब ये देखो 2 3 3 आ रहा है समथिंग, तो अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20 आ जाएगा, एंड 4 6 जा बल्कि 24 हो जाएगा। तो वो ज्यादा क्लोजर है, 24 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 236 समथिंग आ रहा है। अब अगर इफ आई लुक इनटू चॉइसेस कि 236 के करीब तीन वैल्यू कौन सी बनती है, उसको मैं मार्क कर लूंगा। अब आप कहेंगे कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, करीब उसके नियरेस्ट वैल्यू आपने निकाली है, तो उसकी रीजन ये है कि हम लोगों ने डेज 60 डेज को अप्रोक्सीमेटली हमने 2 मंथ्स कह दिया था, और 12 मंथ, और हर मंथ जो है ना वो 30 का नहीं होता। पहली बात ये है, क्योंकि एक ईयर के अंदर 365 होते हैं डेज और 60 डेज, तो 60 और 360 की रेशो हमें लेनी चाहिए थी, ज्यादा बेहतर था, लेकिन उसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको यूज किया था। तो जो नियरेस्ट आंसर आ रहा है 236 के, वो 233 आ रहा है, और यही करेक्ट आंसर है, मैंने इसको मार्क कर लेना है। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो कि जिसमें कैलकुलेशन कम्प्लेक्स हो, उसको अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली देखेंगे, थोड़ा सा क्लेवरली देखेंगे, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और ये जो आपका गिला है कि जी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्योंकि टाइम बार्ड होता है, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जी मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाता, उसका आपको डर या खौफ नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन का ओवरव्यू कर लेते हैं दोबारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये 60 डेज जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो पी आर टी बाई 100 द प्रिंसिपल अमाउंट 10,500 दैट इज इन इट्स प्लेस। मैंने प्लग इन कर दी फॉर्मूला में, रेट 13.5% था, 13.5% को मैंने 13.5 रहने दिया। अब रेट क्योंकि पर एनम में था, 60 डेज 2 मंथ्स बनते हैं, एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, 2/12 इसलिए टाइम में आ गया। और ये नीचे वाला जो 100 था फॉर्मूला का था, आगे मैंने कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन को मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया कि जो नियरेस्ट वैल्यूज हैं उनको जो है ना वो मैंने देख लिया है। ठीक हो गया जी। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैरमन इज 12 ईयर्स ओल्डर देन डेविड। कैरमन जो है वो डेविड से 12 ईयर्स बड़ी है। सो वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि साथ साथ कन्वर्जन करनी होती है। तो एक बात मुझे ये पता चल रही है कि कैरमन जो है वो डेविड से 12 ईयर्स जो है वो बड़ी है, उससे ओल्डर है। सो कैरमन की एज को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, डेविड की एज को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस वाज 28। उनकी जो एजेस का सम था वो 28 था। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, अब उनकी एज जो है वो कितनी है। पहला तो हमें ये रिलेशनशिप पता चल रहा है कि कैरमन जो है वो डेविड से 12 ईयर बड़ी है। कैरमन की एज सी है, डेविड की एज डी है। कैरमन जो है वो डेविड से 12 ईयर्स बड़ी है। डेविड की एज में 12 ऐड करेंगे तो कैरमन की एज आ जाएगी। अब एक इक्वेशन ये बन गई, दो वेरिएबल्स हैं, एक है सी एक है डी, तो वी नीड टू हैव टू इक्वेशंस एज वेल। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो सम था वो 28 था 5 साल पहले। अगर अभी कैरमन की एज सी है तो 5 साल पहले कैरमन की एज C-5 हो जाएगी। और अगर अभी डेविड की एज डी से रिप्रेजेंट हो रही है तो 5 ईयर्स पहले D-5 हो जाएगी। तो 5 ईयर्स पहले जो उनकी एजेस थी उनका सम, तो 5 ईयर्स पहले कैरमन की एज C-5, डेविड की एज D-5, इसका जो सम है, इनका जो सम है, दैट वाज 28। हमें पूछ रहे हैं कि अब उनकी एज क्या है। दो इक्वेशंस आ गई, विल बी सिंपली सॉल्विंग देम अप। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो C प्लस डी आ जाएगा इज इक्वल टू 28 + 10। 28 + 10 क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इसको हम जब रीअरेंज करते हैं तो ये आएगा C-D इज इक्वल टू 12। C-D इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो C-D की वैल्यू जो है वो 12 है, और ये हो जाएगी C प्लस डी इज इक्वल टू 38। हम दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस डी और प्लस डी को ऐड कर कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सी और सी 2C आ जाएगा, 2C इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, और सी की एज जो है वो 25 आ जाएगी। सी की एज 25 है डेविड की, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लुक क्लोजली इनटू द चॉइसेस तो एक में ही कैरमन की एज 25 और डेविड की 13 है, तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप टाइम बचा सकते हैं। एज आप डेविड की एज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन बन रही थी C प्लस डी इज इक्वल टू 38, इसमें मैं कैरमन की एज अगर 25 पुट करूंगा तो डी जो है वो 38 आ जाएगा। 38 में से 25 माइनस हो जाएगा, और वो जो है वो डी की वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी।
तो यूं भी आप कर सकते हैं, और ये जो मैंने आपके सामने डेविड की एज नहीं निकाली क्योंकि कैरमन की एक में ही थी, इस तरह से आप टाइम भी बचा सकते हैं। तो ये भी एक और ट्रिक है टाइम बचाने के लिए। सो बहरहाल सोल्यूशन जो है वो मैंने कर दिया इसका। अब अगेन एक एज का क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन ऐड किया है यहाँ पे। अली इज बिलाल फादर। एक बात हमें ये पता चल रही है कि अली जो है वो बिलाल के फादर हैं। अली इज 35 ईयर्स ओल्ड। अली जो है वो 35 ईयर्स के हैं। 3 ईयर्स अगो अली वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन वॉज देन। 3 साल पहले अली की जो एज थी वो अपने बेटे की तब की एज का, यानी देन का मतलब क्या है, तब की एज का 4 टाइम्स थी। तब की एज का 4 टाइम्स थी। हाउ ओल्ड इज बिलाल नाउ। बिलाल की अब की एज कितनी है। सो एक बात हमें पता चल रही है कि अली जो है उनकी एज जो है वो 35 है, और बिलाल जो है वो उनका बेटा है, अली जो है वो फादर है। 3 साल पहले अली की जो एज थी वो बिलाल की एज का 4 टाइम्स थी। बिलाल की तब की एज का, तब की एज का, बिलाल की तब की एज, जिस बात पे गौर करना है कि तब की जो बिलाल की एज थी उसका 4 टाइम्स थी। सो 3 साल पहले। सो अगर अभी अली की एज 35 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स पहले अली की एज क्या हो जाएगी, a-3 विच विल बी 35 - 3, एंड 35 - 3 विल बी 32। तो 32 ईयर तो एज हो जाएगी अली की 3 साल पहले। तब जो बिलाल की एज थी, अगर अभी बिलाल की एज बी है लेट से, तो तब बिलाल की एज कितनी थी, b-3, 3 साल पहले। तो तब 3 साल पहले बिलाल की एज कितनी थी, b-3। तब जो अली थे वो बिलाल की एज का 4 टाइम्स थे। इसकी एज का 4 टाइम्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लेट्स हैव अ रीकैप। क्वेश्चन में गिवन है अली जो है वो फादर है, उनकी एज जो है अभी करंटली 35 ईयर्स है। 3 साल पहले अली की जो एज थी वो अपने बेटे की तब की एज का, यानी देन एज का 4 टाइम्स थी। सो अली की तब एज कितनी थी, 32, क्योंकि a-3 कर लिया। और अगर बिलाल की एज बी है अभी, तो बिलाल की एज 3 ईयर्स पहले कितनी थी, b-3। सो b-3 जो थी उस टाइम वो 4 टाइम्स थी तब की अली की एज, जो कि 32 थी। इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लेते हैं। 32 इज इक्वल टू 4b-3, माइनस 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 3 करेंगे तो -12 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, -12 को सॉल्व कर लेंगे। सो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 4b। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, और 4 1 और 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। सो बिलाल की जो एज है वो 11 ईयर्स आ जाएगी। बिलाल जो है अब जो है वो 11 ईयर्स का है, क्योंकि बी बिलाल की अभी की एज है, b-3 उसकी तब की एज थी, तो बिलाल अभी जो है वो 11 ईयर्स का। सो वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं उनको लाजमी रिवाइज करना है, उन्हीं के मुताबिक आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इज। सो मॉड ऑफ x प्लस 5, मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का सोल्यूशन सेट बता दें। जब मॉड ओपन होता है तो एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ लिखते हैं, और मॉड को आप तब ओपन करते हैं कि जब आपके पास सिर्फ लेफ्ट साइड पे मॉड वाली टर्म रह जाए, राइट, या एक्स वाली टर्म रह जाए। सो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2 - 5 हो जाएगा। 2 - 5 यहाँ पे -3 है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -3 है। सो नेगेटिव नंबर का मॉड आप ओपन नहीं कर सकते। हाँ, कांस्टेंट लिखा हो इसका आप मॉड लेंगे तो +3 आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर है उसका आप मॉड लेंगे तो +3 आ जाएगा। लेकिन एक तरफ वेरिएबल हो और मॉड का साइन उसके साथ हो, मॉड का साइन जो है वो उसके साथ हो, और दूसरी तरफ जो कांस्टेंट हो वो नेगेटिव साइन के साथ हो, तो फिर उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो एम्प्टी सेट जो है वो इसका सोल्यूशन आएगा। द सोल्यूशन इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो इसका सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अगेन एज का क्वेश्चन है, ये भी पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है। अ सोफा इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड टेबल इज 36 ईयर्स ओल्ड। एक सोफा की बात हो रही है जो कि 12 साल पुराना है, और एक टेबल की बात हो रही है जो कि 36 ईयर्स पुराना है। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, द टेबल विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द सोफा। टेबल की जो एज है वो सोफा की एज से डबल हो जाएगी। तो बड़ा आसान है, सोफा और टेबल की एज देख लेते हैं। तो ये 12 है, ये अभी जो है वो 36 है। 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, 10 ईयर्स के बाद जो सोफा की एज हो जाएगी, हम ऑप्शन को प्लग इन करते जाएंगे और चेकआउट कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो सोफा की 10 ईयर्स के बाद एज कितनी हो जाएगी, 22। टेबल की एज 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स ऐड करने के बाद कितनी हो जाएगी, 46। क्या ये दूसरे का डबल है, नहीं है, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं है। 12 ईयर्स के बाद देखते हैं क्या होगा। अगर अभी सोफा की एज 12 ईयर्स है तो 12 ईयर्स के बाद 12 + 12 24 हो जाएगी।
और टेबल की एज क्या है, अभी 36 ईयर्स पुराना है वो, जब उसमें 12 ऐड करेंगे तो तब उसकी एज 48 हो जाएगी। तो 12 साल के बाद ये सोफा की एज से डबल हो गया ना टेबल, तो 12 ईयर्स के बाद उसकी एज जो है वो डबल हो जाएगी। सो आफ्टर 12 ईयर्स, सो आफ्टर 12 ईयर्स वो डबल हो जाएगा। The perimeter of a rectangular field is 280 meters and its breadth is 60 meters. The length of its diagonal is closest to, एक rectangular field है, so let me draw a rectangular field for you first. So एक rectangular field है जिसकी जो पेरीमीटर है, जिसका जो पेरीमीटर है that is 280 meters, और जो उसकी breadth है that is 60 meters, और जो उसकी breadth है that is 60 meters. The length of the diagonal is closest to, जो length है diagonal की वो किस चीज के क्लोजेस्ट बनेगी, इज क्लोजेस्ट टू डायगनल, ये है हमारे पास, तो ये डायगनल है। तो दिस इज द डायगनल विच वी हैव टू फाइंड आउट। अब पेरीमीटर जो है वो गिवन है दैट इज 280 मीटर्स, 280 मीटर्स। जो विड्थ या ब्रेथ गिवन है यहाँ पे दैट इज 60 मीटर्स। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो पेरीमीटर आ जाएगा 280, 2 इंटू लेंथ, लेंथ हम लोगों ने इसकी फाइंड आउट करनी है, प्लस विड्थ हमारे पास गिवन है दैट इज, या ब्रेथ गिवन है दैट इज 60। तो नीचे अब हम चलते हैं, नीचे जब हम चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 280, 2 को इसके साथ कैंसिल करेंगे, 2 को जब हम इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये तो आ जाएगा 140, लेंथ प्लस 60 हो जाएगा, 60 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 140 में से 60 जाएगा तो 80 आ जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू तो 80 आ गई, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डायगोनल। तो डायगोनल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं इसको देखूं, इफ आई लुक क्लोजली इनटू इट, तो ये जो है ना एक रेक्टेंगल बन गया अभी, क्योंकि ये डायगोनल फाइंड आउट करनी है, लेंथ भी आ गई है मेरे पास, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया। लेंथ आई है मेरे पास 80, ब्रेथ है मेरे पास इसकी 60, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम यूज कर लेंगे पिथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एक तरह से 90 के सामने वाला ही जो साइड बन रही है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस विल बी 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर विल बी 3600, 80 का स्क्वायर विल बी 6400। ठीक है जी। सो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 10,000, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो 100 मीटर जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन इजी क्वेश्चन था अगर आपको फॉर्मूला आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पोलिनोमियल 3x raised to the power 4 plus 4x का क्यूब प्लस x minus 5 is divided by x plus 1, अगर आप इसको x plus 1 से डिवाइड करते हैं देन द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा। सो पोलिनोमियल जो है वो p ऑफ x है इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x का क्यूब प्लस x माइनस 5। ठीक है जी। सो डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर थ्योरम हम यूज कर लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यहाँ पे -1 प्लग इन कर दें। ठीक है जी। सो नेगेटिव नंबर की इवन पावर हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर की ऑड पावर हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये, और ये -1 और -5 आ जाएंगे, ये हो जाएंगे -6, तो ये हो जाएगा 3 -10, 3 -10 करेंगे तो -7 आ जाएगा आपके पास। तो आंसर यहाँ पर आएगा -7। द आंसर हेयर विल बी, here is -7, so -7 आ जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का था, इजी था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर व्हेन x माइनस 1 बाय x इज गिवन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने इसका आपको शॉर्टकट भी बारहा मर्तबा बताया हुआ है कि इस केस में हम क्या करेंगे कि जब आपके पास x माइनस 1 बाय x गिवन है इक्वल टू सम कांस्टेंट a, तो या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लें या फिर आप ये शॉर्टकट लगा लें कि अगर आपने x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर निकालना है और x माइनस 1 बाय x गिवन है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर हो जाएगा इस केस में a स्क्वायर प्लस 2। सो ए स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा क्योंकि मेरे पास x माइनस 1 गिवन है। सो a का स्क्वायर, a द कांस्टेंट हियर इज 3, सो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 9 में हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। सो 9 में 2 ऐड किया तो 11 आ गया, इजी है। एल्स यू कैन ऑल्सो ओपन अप द स्क्वायर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा, अगर आप यूं करना चाहते हैं तो इसको यूं भी कर सकते हैं। सो लेफ्ट साइड पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x के साथ कैंसिल हो जाएगा, -2 राइट साइड पे चला जाएगा, +2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। हसन वेंट टू बाय 2 लीटर्स ऑफ मिल्क,
द मिल्कमैन measured milk with a vessel which was 20 centimeters long, 15 centimeter broad and 5 centimeter deep. Thus he got 500 cc milk less, 500 cc milk more, 575 cc milk less and 575 cc milk more. अब हसन जो है वो 2 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है वो बाय करने के लिए गया है, ठीक है, और जो वो वेसल लेकर गया है, ठीक है, वो जो वेसल मिल्कमैन के पास है जिसमें उसने मिल्क को मेजर किया है, ठीक है, वो 220 सेंटीमीटर लंबी है, 15 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ी है, और डेप्थ जो है वो उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो हसन को कितना मिल्क मिला है? हसन की जो मिल्क की डिमांड थी वो 2 लीटर्स की थी। तो जिस वेसल में मिल्क को मेजर किया जा रहा है उसका हम पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इंटू डेप्थ, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा कि वॉल्यूम कितना मेजर किया गया है, जबकि हमारी तो रिक्वायरमेंट थी, हमें 2 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए था। सो लेंथ है 20, ब्रेथ है 15 और डेप्थ है 5। सो 20 इंटू 15 पहले कर लेते हैं, 5 जीरो 0, 5 टू 10, क्रॉस करेंगे 1 जीरो 0, 1 टू 2, 0 0 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आगे इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 3 15, तो ये 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा। सीसी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी। सो क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी जो है ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी जो है ये इक्वल होता है 1 लीटर्स के। किसके? 1 लीटर्स के इक्वल होता है ये 1 लीटर्स के इक्वल होता है। तो ये 1 लीटर्स के इक्वल होता है। तो ये जब 1500 सीसी जो है वो वॉल्यूम आया है मिल्क का, जिसमें मेजर किया गया था वेसल में, हमें चाहिए था 2000 सीसी क्योंकि 2 लीटर चाहिए था, तो हमें 500 सीसी कम मिला है ना, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी 2000 लीटर्स की, 2 लीटर्स की, जो कि 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स बनता है, 2000 सीसी बनता है। जब इसमें से हमने 1500 सीसी को माइनस किया है तो 500 सीसी रह गया। तो 500 सीसी जो मिल्क है, ठीक है, वो उसको कम मिला है। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फेसेस विल बी मैचिंग विल बी गिवन बाय। अब 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों फेसेस हैं वो सेम आएंगे? सो 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है, सो पहले पे हेड, अगले पे भी हेड, पहले पे हेड, अगले पे टेल, पहले पे टेल, अगले पे हेड, और दोनों पे टेल। ये कंप्लीट सैंपल स्पेस बन गया इनका। अब प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कि जो हमारा इवेंट है वो कितने टाइम्स अकर हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस, तो आपके पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है कि भाई फेसेस मैचिंग होंगे, यानी दोनों फेसेस मैचिंग होंगे, तो हेड और हेड होगा और टेल होगा, यानी दोनों फेसेस क्या होंगे? सेम होंगे, दोनों फेसेस जो है वो मैचिंग होंगे। तो 2 टाइम्स दोनों फेसेस सेम आए हैं, टोटल जो है वो यहाँ पे 4 है। 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। जब हम 2/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 2/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। सो ये आ जाएगा 1/2। आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने इसको। इजी है, अलजबरा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर ओपन होगा, लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर ओपन होगा, तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बीच में माइनस है, माइनस रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन करते हैं। सो ये क्या आएगा? ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, राइट जी। तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, सो विल ओनली बी लेफ्ट विद +2। यहां पर भी ये दोनों हो जाएंगे, x और 1/x कैंसिल, बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइंस को ऑपोजिट कर देगा, तो ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +2। तो जब भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबके साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। क्विक ये स्टेप कर लिया करें, इजी होता है कटिंग में। सो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सिंपली जो है ना 4 आ जाएगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ x + 2 इज 3। जो सोल्यूशन सेट है मॉड ऑफ x + 2 का वो 3 है। हमने बताना है, ठीक है जी। क्वेश्चन जो है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ x + 2 इज इक्वल टू 3। तो मॉड ऑफ x + 2 का जो सोल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट करना है इस गिवन इक्वेशन का, इसको हम
देख लेते हैं। सो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू है, सो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का मतलब क्या है कि प्लस माइनस दोनों लिखे जाएंगे। सो एक्स प्लस टू जो है ना वो एक दफा प्लस के साथ लिखा जाएगा, एक दफा माइनस के साथ लिखा जाएगा। सो एक आ जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, एक आ जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री माइनस टू, थ्री में से टू चला जाएगा, वन आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू जो है ना वन आ जाएगी। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। प्लस टू को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है ना वो माइनस फाइव आ जाएगी। सो एक्स की वैल्यू जो है ना वो माइनस फाइव आ जाएगी। सो एक एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी एक्स की वैल्यू जो है ना माइनस फाइव। आपने इसका सोल्यूशन सेट जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो वो हमने निकाल लिया, एक्स की एक वैल्यू होंगे माइनस वन प्लस वन और एक वैल्यू जो है माइनस फाइव है, तो सोल्यूशन सेट आ गया। ये इसको कंफ्यूज करने के लिए यूं भी लिख सकता है कि माइनस फाइव को पहले लिख ले और प्लस वन को बाद में लिख ले, दोनों इसके सोल्यूशन सेट बनते हैं। ये भी सोल्यूशन सेट है, ये भी सोल्यूशन सेट है, राइट। सो दिस वन वाज इजी। अगले पे चलते हैं। एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर x इक्वल टू वाई, ये x और ये y इक्वल है, व्हाट विल बी देयर वैल्यू, इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये साइन बता रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल। अब ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और ये 90 डिग्री का एंगल है बीच में। सो x 90 और y, सो x 90 और y ये मिलाकर बन रहे हैं 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं, हमने वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। पहले तो हम 180 में से 90 को उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 90। एक्स और वाई इक्वल हैं, एक्स और एक्स, वाई की जगह भी मैं एक्स प्लग कर लेता हूँ, जब वो इक्वल है तो 2x हो जाएंगे 90। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्रीज आ गई है मेरे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 1 by a is equal to 1 by b plus 1 by c, what is a in terms of b and c। so अगर 1 by a is equal to 1 by b plus 1 by c गिवन है, तो a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b एंड c क्या होगी। इसका मतलब है हमने a को सेपरेट आउट करना है। सो इसको हम रहने देते हैं 1 by a। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, b और c का एलसीएम आ जाएगा bc, c इंटू वन सी हो जाएगा, b इंटू वन बी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी। सो 1 बाई ए इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर लेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो ए बाय वन आ जाएगा, इधर हम करेंगे तो बी बाय सी ओवर बी प्लस सी आ जाएगा। सो ए की वैल्यू बी सी बाई बी प्लस सी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। सो दिस इज ए। सो ऑप्शन मेरे पास क्या बनेगा, ऑप्शन मेरे पास बी बनेगा। सो बी हेयर इज द राइट चॉइस। Like, comment, and subscribe.